मतलब जिसके लिए आज पूरा दुनिया इनको पहचानता है, जिसमें ये आज राजा है, जिसमें मास्टरी किया है, उस सब्जेक्ट में सबसे पहला फेल्यूर है सर। पापा के पास फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं थे, तो हम लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर लिया कि भाई ने भाई भाई ने तो ऐसा करते हैं, स्टॉप करते हैं। और मैं अगर बोलूंगा घर पे कि मैं एजुकेशन स्टॉप कर रहा हूँ, तो घर वाले तैयार थे स्टॉप करने के लिए मेरा एजुकेशन। तो मेरा भाई बोला कि नहीं देख, तेरा 12th कंप्लीट हुआ है, 12th के बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा तुझे प्यून का जॉब मिलेगा, किसी ऑफिस बॉय का जॉब मिलेगा, बस वही है। मेरा डी फार्मेसी हुआ, मुझे एटलीस्ट किसी फार्मा कंपनी में या फिर एक अच्छा रिस्पेक्ट वाला जॉब मिल जाएगा। तो उसने फिर मेरे घर वालों को कन्विंस किया कि इसका एजुकेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बोलने के बाद फिर वो लोग तैयार हो गए। ना ये निर्णय वो उम्र में लेना बहुत बड़ी बात है। डी फार्मेसी हो गया मतलब 40 एज नहीं है, 25 एज नहीं है। आज लोग 40 के उम्र में भी निर्णय नहीं ले पाते कि हमें क्या करना चाहिए। और ये एक 18, 19, 20 साल के एक एज में कितना बड़ा निर्णय लेना है कि यार मैं पढ़ाई रुका देता हूँ और भाई को पढ़ने देते। कितना बड़ा सेक्रीफाइस। बहुत बड़ा। नवरात्रि ऐसा टाइम था, नवरात्रि के टाइम सब गरबा खेलने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया था कि अजित मोरे को ऐसा ऐसा ब्लड चाहिए। तो सबको पता चल गया कि मुझे डेंगू हो गया। फिर वहाँ से भी नहीं आके तो थाने बेलापुर जो इंडस्ट्रियल जोन है, जो कंपनीज वहाँ पर है, तो किसी एक ने सजेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कंपनी में जाओ जहाँ पर एक साथ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग एम्प्लॉइज वर्कर वगैरह रहेंगे। तो मेरे पापा फिर सभी कंपनीज में ऐसा घूमते थे और बोलते थे कि 10-15 लोगों का मुझे ब्लड चाहिए, ब्लड बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए। नर्स जो थी उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो प्लेटलेट का रेंज है वो इतना होना चाहिए, इससे कम हो गया तो आप डेंजर जोन में जाओगे। तो ऐसा 11,000 12,000 तक मैं आ गया था, और 9,000 के नीचे अगर गया तो डेथ होगा। ये स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट, और वो भी मैकेनिक्स के किंग के साथ। ये पॉडकास्ट का सीरीज अभी स्टार्ट हो रहा है और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि तुम लोग इसको सिंसियरली देखोगे, बहुत सारा ज्ञान लोगे, एंजॉय करोगे, और ऐसे सेशंस आते रहेंगे हर वीक में और इसका तुम लोग वेट करते रहोगे। मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर है। मुझे ये दिखाना है लोगों को कि यार एक साधारण इंसान अपने क्वालिटी, अपने स्किल के ऊपर क्या कर सकता है। सो आज हमने इनवाइट किया है मिस्टर अजित मोरे सर, जिनका लास्ट 15 से 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने सब्जेक्ट्स में, जो इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत टफ जाता है बच्चों को, और वो है मैकेनिक्स, ग्राफिक्स एंड बीडब्ल्यू। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट्स स्पेशली मैकेनिक्स, ये स्टार्टिंग वाले स्टेज में ही लोगों को हर्डल जाता है और लोग उसमें बहुत सारे केटी लेके घूमते हैं। ऐसे सब्जेक्ट का राजा बनना, किंग ऑफ मैकेनिक्स बनना, ये मकाम जो आज ने सर ने अचीव जो किया है, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दिस इज नॉट जस्ट अबाउट देयर हिज अचीवमेंट, लेकिन उनका अभी तक का जर्नी, उनका गाइडेंस, उनका बच्चों के लिए क्या नया पर्सपेक्टिव है, ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं। सर, वेलकम टू दिस एपिसोड, दिस पॉडकास्ट। एंड हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि ये आपको जो भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ये क्वेश्चंस का आप एकदम ईमानदारी के साथ, जैसा आप सिखाते हो उस हिसाब से आप जवाब दोगे, ये अपेक्षा है। वेलकम वंस अगेन सर। यस, थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन सर को पूछना है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं यहाँ वहाँ घुमाना नहीं चाहता हूँ कि ऐसा है वैसा है वैसा, सीधा मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि 4 घंटे का पॉडकास्ट हम नहीं लेने वाले हैं, कुछ लिमिटेड मिनट्स में टाइम में हम लोग इसको कवर करना चाहते हैं। सो सर, आपका बचपन कहाँ गया मुझे तो पूरा डिटेल मालूम है, लेकिन पिताजी का एक स्टेशनरी का दुकान वो चलाना, उसके पहले पिताजी ने जो 6-7 साल किसी के अंडर काम किया है, फिर उन्होंने वो सब एक्सपीरियंस लेके अपना चालू किया हुआ पार्ट, उसमें भी स्टार्टिंग वाले टाइम में जो स्ट्रगल था, जो मेहनत था, उसमें बहुत कम पैसे आते थे। उसी चक्कर में आपका भाई अक्षय, जिसका एजुकेशन भी चल रहा था, आपका भी एजुकेशन चल रहा था, फिर बीच वाले टाइम में ऐसा हुआ कि फाइनेंस के वजह से अक्षय, जो आपका भाई है, उसको बीच में ही उसका एजुकेशन स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि दोनों में से कोई तो एक सीख सकता है। और अगर उसने सीखा तो आपको शायद नहीं मिलता था चांस, या आपने सीखा तो उसको नहीं मिलता था। तो ये ऑप्शन में से उसने एक बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। तो ये सब जो सिनारियो है, ये सिनारियो के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? जैसे कि मेरे घर में मैं जब
सबसे ज्यादा भरोसा जो है वो मेरे भाई के ऊपर था, अच्छा, क्योंकि अक्षय के ऊपर। अक्षय के ऊपर, क्योंकि मेरा बिहेवियर ही वैसा था, एकदम कैजुअल अप्रोच था। पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होता था, करता भी नहीं था, और स्कूल में हमेशा लेट जाता था। हम दोनों एक ही स्कूल में थे, लेकिन वो मेरा भाई जो है वो टाइम टू टाइम कभी लेट नहीं हुआ उसको, लेकिन मैं हमेशा लेट रहता था और गेट के बाहर ही खड़ा रहता था हमेशा। तो कैजुअल अप्रोच, 8 एंड 9 में मुझे 56-57% मिले। घर वालों को लग रहा था कि ये 10th में पास होगा क्या नहीं होगा, चलो हो भी गया तो इसको कुछ तो बीए किया या फिर बीकॉम कराएंगे, या फिर एक अपना जो दुकान है वही संभालेगा ये। और मेरे भी दिमाग में वही था कि ज्यादा कुछ एजुकेशन होने वाला नहीं है अपना। लेकिन 10th में मिला मुझे 80%। तो सही एट्टी है। परसेंट मिलने के बाद मैं बहुत टेंशन में आ गया कि अब इतने परसेंटेज का करने का क्या। मतलब जैकपॉट लगा। यस, जैकपॉट लगा। मैं खुद 2-3 दिन तक मैं खुद कोमा में था कि ये सच में रिजल्ट मेरा ही है क्या। तो फाइनली जब क्लियर हो गया कि नहीं ये रिजल्ट अपना ही है, तो अब जैसा हमारे घर में कैसा है, मीन्स जनरल मिडिल क्लास फैमिली में कैसा है, परसेंटेज से डिसाइड करते हैं कि आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर साइंस लेना है। तो 80% मिला था, तो अब इतने परसेंटेज मिला है तो साइंस ही लेना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर 60-70-60% मिलता तो कंफर्म था कि कॉमर्स लेके कॉमर्स आना है, लेना या है। फिर उससे कम है तो आर्ट्स लेना है। तो 80% तो आज साइंस है। आज है ना, 90% वाले भी कुछ लोग कॉमर्स लेते हैं क्योंकि यस, उनका कुछ अलग रहता है, यस, लेकिन उस टाइम ऐसा ही ट्रेंड था, बरोबर। यस। तो 80% मिला है तो साइंस के लिए एडमिशन लेना है, ये तो कंफर्म था। लेकिन मेरे घर के पास मेरे पापा के जो फ्रेंड्स है, मैक्सिमम फ्रेंड बेस्ट में है, जो मुंबई ट्रांसपोर्ट जो हाँ। है बेस्ट, तो उसमें है। तो उन्होंने मेरे पापा को सजेस्ट किया कि इसको परसेंटेज बहुत अच्छे मिले हैं, तो एक काम करो, इसको बेस्ट में एक अप्रेंटिसशिप रहता है मोटर मैकेनिकल का, अच्छा। तो उसमें एडमिशन ले लो। परसेंटेज भी अच्छा है, और 3 साल का कोर्स होता है। वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद वहीं पर आपको जॉब भी मिलेगा। सही है, मतलब मैकेनिक, पढ़ाई भी होए यस, और जॉब भी है। जॉब भी है, मैकेनिक का जॉब मिलेगा, या फिर ड्राइवर का जॉब मिलेगा, कंडक्टर का जॉब मिलेगा। और उस टाइम ऐसा गोल, आज के जमाने में कैसे हम लोग गोल सेट करते हैं, मुझे ये बनना है वो बनना है, गाइडेंस कुछ नहीं था कुछ ना, नहीं, कुछ कुछ नहीं। नहीं था। मतलब हम लोग बचपन में ऐसा बहुत बार बोलते थे, अगर किसी ने पूछा कि तुझे बड़ा होके क्या बोलना है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते थे, मुझे कंडक्टर बनना है, मुझे पुलिस बनना है। तो बस यस यस। एक्सपेक्टेशन बहुत कम थे। तो मैं भी खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि मुझे वहां पर पता चला कि महीने का 1,000 रुपया स्टाइपेंड मिलने वाला है। सही है। तो 1,000 रुपया, ये बात है 2002 की, मतलब आज से 23 साल पहले की। तो वो जमाने में 1,000 रुपया महीने का बहुत बड़ी बात थी। और एक चीज था, बस का जो पास मिलता था वो वो फ्री फ्री था। था। सही मतलब है। जहां जहां पर बस जाएगी वहां वहां पर मैं फ्री में जा सकता हूँ। तो बोले कि चलो फिर ये बहुत अच्छा है। तो मैं वहां पर गया, वहां पर सब प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हुआ, एडमिशन हो गया। और फिर वहां के जो मेरे सीनियर्स थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि देख, 94 के बैच के जो स्टूडेंट्स है उनका भी अभी तक सिलेक्शन हुआ नहीं है। वो पास आउट हो गया, लेकिन अभी तक उनको जॉब मिला नहीं है। मतलब उधर जाने के बाद सिनेरियो अलग ही है। अलग ही यहाँ था। पर ऐसा बड़ा बड़ा सपना देखकर यस। गए उधर, हाँ, 1,000 भी मिलने वाला है, पास भी फ्री मिलने वाला है, नौकरी भी मिलने वाला है, हाँ। उधर जाने के बाद रियलिटी तो अलग ही है। यस। तो फिर उन्होंने बताया कि 94 के बैच के अभी भी स्टूडेंट्स जॉबलेस है, तब करने का क्या। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम कर, तू सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड मत रहे, साइमल्टेनियसली तू 11th-12th भी कर, अच्छा। मतलब कॉलेज भी कर। सही है। तो अगर यहाँ से नहीं हुआ तो एटलीस्ट वहां से तो हो मतलब जाए। दो पाइपलाइन होना चाहिए, यस, जैसे हम यस, लोग क्लासरूम में बोलते हैं कि आपके पास कम से कम दो रिसोर्सेस होना यस। चाहिए, अगर एक पानी का लाइन बंद हो गया तो कम से कम दूसरे से पानी आना चाहिए। तो यस। सही एडवाइस दिया, जबरदस्त। तो फिर मैं बोले कि अब करेंगे क्या, अब इसके लिए क्या ऑप्शन है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि विक्रोली में एक नाइट कॉलेज है। ओके। अब मैं रहता था ऐरोली में, अरेवली में रहने का, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप के लिए वडाला जाने का, वडाला जाने का, वडाला से फिर विक्रोली। विक्रो लेने का। अब उसमें ट्रैवलिंग का कुछ इश्यू नहीं था, फ्री था। क्योंकि फ्री था, सही है। बस था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो सुबह 7 से 3 बजे तक वहां पर हम लोग का मोटर मैकेनिकल का अप्रेंटिसशिप रहता था। सही है। फिर शाम को 6 बजे नाइट कॉलेज रहता था बरोबर। विक्रोली में, विकास नाइट कॉलेज करके है। ओके। तो विकास नाइट कॉलेज। यस, कन्नमवार नगर में विकास नाइट कॉलेज। और मेरा जूनियर केजी और सीनियर केजी जो है, छोटा शिशु मोटा शिशु, मेरा वहीं पर हुआ है। ऐसा कैसा? मेरे पापा मतलब जब हम मुंबई में आए थे तो हम लोग विक्रोली में ही हाँ रहने के लिए थे। हाँ हाँ।
तो उधर का थोड़ा यस एनवायरनमेंट मैच हो गया। यस। तो मैं 11th-12th के लिए वहां पर गया, और एडमिशन के लिए जब मैं गया था तो नाइट कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, शेख सर करके थे, तो उनको जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया। ऑलरेडी मैं 2 महीना लेट गया था वहां पर। फॉर्म दिया और उन्होंने मुझे बोला कि कौन सा ब्रांच लेना है, मतलब कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, क्योंकि सभी ब्रांच स्ट्रीम के लिए एक ही फॉर्म था। अच्छा। तो मैंने वहां से पापा को फोन किया, पापा को बोला कि पापा कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो बोले कि देख, मेरा तो मैक्सिमम कितना 7वीं 8वीं तक हुआ है एजुकेशन, मैं कुछ बता नहीं सकता। लेकिन सबके दिमाग में क्या था, 80% मिला है, बहुत ज्यादा मतलब परसेंटेज, साइंस ही मतलब लेना चाहिए। साइंस लेना चाहिए। सही है। तो फिर मैंने फोन रख दिया, अब क्या करने का क्या करने का। और 5 मिनट था मेरे पास सिर्फ, क्योंकि वो प्रिंसिपल सर भी जाने वाले थे। तो मैंने देखा, मेरा मेन प्रॉब्लम क्या था उस टाइम, इंग्लिश का, क्योंकि पूरा 10th जो है वो मराठी मीडियम से हुआ था और इंग्लिश कुछ आता ही नहीं था। तो मैंने देखा वहां पर आर्ट्स है। अब गांव साइड में कैसा है, आर्ट्स जो है वो मराठी में रहता है, बरोबर। लेकिन मुंबई में आर्ट्स इंग्लिश में रहता है। फिर कॉमर्स भी गांव में मराठी में रहता है, मुंबई में इंग्लिश में रहता है। तो मैंने देखा कि आर्ट्स भी इंग्लिश में, कॉमर्स भी इंग्लिश में, साइंस भी इंग्लिश में, तो मरना है, तीनों में मरना है, तो मरना है तो थोड़ा बड़ा मरता है। बरोबर है, तो बरोबर। इसलिए मैंने फिर साइंस नाम सेलेक्ट नाम बना के मर रहे यस, थे। मतलब तो साइंस ले लिया मैंने। अब साइंस लेने के बाद भी फिर मैंने टिक किया वहां पर साइंस पर। फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि क्या लेना है, बायोलॉजी लेना है या कंप्यूटर साइंस लेना है। मतलब बायोलॉजी, मुझे उस टाइम कुछ पता ही नहीं था, कुछ मालूम नहीं कुछ था, नहीं था, बस पीसीएम बस पीसीबी ऐसा मैंने भी कुछ पता ही 12 नहीं था। साइंस में बस लिया, हाँ पीसीएम भी सब है अपना। हाँ। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि बायोलॉजी चाहिए या फिर वोकेशनल कंप्यूटर साइंस चाहिए। बोला, मैं सोच रहा था। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन वही उन्होंने ही बताया कि बायोलॉजी अगर लेगा तो 250 रुपीज फीस है, एंड कंप्यूटर साइंस लेगा तो 2000 रुपये फी है। मैं बोला मेरे को बायोलॉजी चाहिए, बायोलॉजी थी। क्योंकि 250 सब रुपीज कुछ अपने पैसे पे यस डिपेंड करता था कि हमें कहाँ जाना है। यस। तो 250 रुपीज में बहुत खुश हो गया, चलो 250 रुपीज फीस है, मुझे बायोलॉजी चाहिए। सही है। तो बायोलॉजी फिर बाद में पता चला कि क्या डेंजर सब्जेक्ट है। लेकिन तो ठीक है, हाँ अपने लिए उस टाइम वो पढ़ाई करना तो था ही, लेकिन हाँ पैसा भी मैटर कर रहा यस। तो ये नाइट कॉलेज में फिर हम लोग मैंने एडमिशन लिया, फिर नाइट कॉलेज का भी पढ़ाई चालू था, फिर जो अप्रेंटिसशिप चालू था उसका भी पढ़ाई चालू था। तो 2 साल कैसे गया है। कुछ पता नहीं पता नहीं, चला। कुछ नहीं पता। लेकिन वो एक सपना भी था कि जॉब मिलने वाला है। यस, जॉब मिलने वाला है। और फिर 12th कंप्लीट हो गया। 12th कंप्लीट होने के बाद जैसे घर का हालत खराब था, और लड़के जो है वो जल्दी बढ़े जाते हैं। मतलब अगर घर में जिम्मेदारी। हाँ फाइनेंशियल कंडीशन अगर वीक है तो बच्चे मतलब हर बच्चा हर परिस्थिति के हिसाब से जिम्मेदार बनता यस है। यस। तो हम लोग भी, मैं और मेरा भाई 1 डेढ़ साल से, मेरे से 2 साल से बड़ा है। तो मेरा 12th और उसका डी फार्मेसी दोनों का एक ही साल कंप्लीट हो गया। यस। और घर वालों को सबसे ज्यादा भरोसा मेरे भाई के ऊपर, बरोबर, क्योंकि जैसा बोला। उसका बिहेवियर भी वैसा था, एजुकेशन भी वैसा था। तो 12th के मार्क्स मिलने के बाद सबको पता चल गया कि मेरी लेवल क्या है। फिर उनको पता चल गया कि इसको 10th में जो मार्क्स मिला था वो नसीब से मिला था, हाँ, क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट मैच जीतते हैं तो दूसरा मैच जीतना ही पड़ता है। नहीं तो फिर लक बाय चांस है। यस, नहीं तो सेकंड मैच हारने के बाद लोग बोलते हैं कि ये पहला मैच नसीब से जीता था। बरोबर। तो 10th में 80 मिला, 12th में 60 मार्क्स, 60% मिला, 60। तो फिर घर वाले ने डिसाइड कर लिया कि इसका कुछ आगे होने वाला नहीं है। दुकान तो है ही अपना। यस, दुकान तो है ही, दुकान तो कुछ नहीं हुआ तो दुकान संभालने सही है, वाला है। सही है। और फिर एडमिशन के टाइम डी फार्मेसी हो गया उसका, मेरा 12th कंप्लीट हो गया। अब करने का क्या, पापा के पास फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं थे, तो हम लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर लिया कि भाई भाई ने। भाई भाई ने, तो ऐसा करते हैं, स्टॉप करते हैं। और मैं अगर बोलूंगा घर पे कि मैं एजुकेशन स्टॉप कर रहा हूँ तो घर वाले तैयार थे, घर वाले तैयार थे स्टॉप करने के लिए मेरा एजुकेशन। तो मेरा भाई बोला कि नहीं देख, तेरा 12th कंप्लीट हुआ है, 12th के बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा तुझे प्यून का जॉब मिलेगा, करेक्ट। किसी ऑफिस बॉय का जॉब मिलेगा, बस वही है। मेरा डी फार्मेसी हुआ है, मुझे एटलीस्ट किसी फार्मा एक, कंपनी में हाँ, या एक फिर एक अच्छा रिस्पेक्ट अच्छा वाला काम। जॉब मिल यस जाएगा। यस, पक्का पक्का। तो उसने फिर मेरे घर वालों को कन्विंस किया
कि इसका एजुकेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। करेक्ट। उसके बोलने के बाद फिर वो लोग तैयार हो गए। लेकिन है ना, ये निर्णय वो उम्र में लेना बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। डी फार्मेसी हो गया मतलब 40 एज नहीं है, नहीं। 35 एज नहीं है। आज लोग 40 के उम्र में भी निर्णय नहीं ले पाते Yes. कि हमें क्या करना चाहिए। Yes. और ये एक 18 19 20 साल के एक एज में एक इतना Yes. बड़ा निर्णय लेना है कि यार मैं पढ़ाई रुका देता हूँ और भाई को पढ़ने देते, कितना Yes. बड़ा सेक्रीफाइस बहुत है। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो वहां से फिर तो मुझे मुझे लगता है कि ये सब कुछ हॉरिबल है। मतलब एरोली से जाने का वडाला, वडाला से आने का विक्रोली, और 3 बजे तक, 3 से 6 क्या करने का। ऐसे ही किसी नजदीक के गार्डन में जाके सही है। फुल टाइम पास। तो इधर जाओ उधर जाओ। कभी कभी हम लोग जूहू चौपाटी जाते थे, गिरगांव चौपाटी जाते थे। मतलब देखिए और ना कि नसीब में जो लिखा है ना वो होते रहता है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अपना सब कुछ ऊपर फिक्स है। यस। इंजीनियरिंग करना ऐसा कुछ प्लान में ही नहीं था। साइंस करना वो भी फिक्स नहीं था। साइंस करना है, भाई साहब ने उधर 5 मिनट में निर्णय लिया, क्योंकि तीनों स्ट्रीम में इंग्लिश है। आर्ट्स में भी इंग्लिश है, यहाँ पर कॉमर्स में भी इंग्लिश है, और क्या बोलते हैं साइंस में तो है ही है। तो उसमें से क्या करना है, सर ने बोला कि जैसा मरना है तो फिर कुछ बड़ा कांड करके मरना है। तो साइंस स्ट्रीम चूज किया। अभी उसमें कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, ये दोनों ऑप्शन में से पैसे के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर ने 250 रुपीज देकर बायोलॉजी वाला फाइनलाइज किया। और फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि सर आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन जैसा रिजल्ट आया, परसेंटेज 19 20 हुआ। परसेंटेज के बाद भी ऐसा था कि 10th स्टैंडर्ड में इतना परसेंटेज मिला है और 12th स्टैंडर्ड में इतना कम। तो फिर भाई ने जो डिसीजन लिया, मुझे लगता है कि दिस इज रिमार्केबल। सो मुझे लगता है कि ये जो पार्ट है ना, ये अभी जो ये पॉडकास्ट सुन रहे, देखिए अपना इसके साथ कुछ रिलेट हो रहा है क्या? शायद नहीं होता रहेगा, क्योंकि हमारा सब कुछ प्लान है। अभी आज जो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में है, उनका 7th 8th स्टैंडर्ड में फिक्स हो गया था कि इंजीनियरिंग में आना है, जेई देना है, उसका फाउंडेशन लगाना है, एक्स वाई जेड करना है, सब कुछ पहले से ही फिक्स है। लेकिन उस जमाने में 2002 4 में पेरेंट्स को ही मालूम नहीं है, गाइड करने वाले लोग है ही नहीं है, मोबाइल वाला जमाना नहीं है, सोशल मीडिया ऐसा कुछ है ही नहीं है। किसी ने कुछ बोला तो उसके हिसाब से सुनने का, ये जो जर्नी उस टाइम का था, मुझे लगता है कि बहुत डेंजर था। यस। तो ये सर मस्त था आपका जो फर्स्ट सवाल का जो जवाब था। शायद लोगों को कुछ पता चला रहेगा। सर ना एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि 12th स्टैंडर्ड के टाइम पे ना आपको एक बहुत बड़ा चांस मिला है जीने के लिए। जब आप का एक आपके नाम का एक ऐसा बोर्ड लगाया था हॉस्पिटल के बाहर कि ब्लड का जरूरत है, ब्लड का जरूरत है, ब्लड का जरूरत है। कितना डेंजर सिचुएशन था। तो जब भी 12th में थे तभी डेंगू हुआ था, और डेंगू में बहुत हॉरिबल सिचुएशन हुआ था। तो उसके बाद ऐसा आपको लग रहा था क्या कि ये सिचुएशन में कि अभी इंजीनियरिंग का सपना देखना है? वैसा तो इंजीनियरिंग वाला सपना आपने डिसाइड नहीं किया था, वो बाय लक बाय चांस भाई के सेक्रीफाई की वजह से हुआ है। लेकिन क्या सिनेरियो था जब भी आपको डेंगू हुआ था, और आजू बाजू वाला परिस्थिति क्या था, ब्लड का रिक्वायरमेंट था, नहीं मिल रहा था, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो सर? मैं जब 12th में था तो उस टाइम दोनों चीजें चालू थी, अप्रेंटिसशिप भी चालू थी प्लस नाइट कॉलेज भी चालू था। बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। हेक्टिक शेड्यूल था। तो उसी टाइम पे मुझे दिवाली के बाद एग्जाम था फरवरी में। एग्जाम के लिए 3 4 महीना था और दिवाली के बाद नवंबर दिसंबर में मुझे डेंगू हो गया। और स्टार्टिंग में तो बुखार आ गया। बुखार आने के बाद मैं जब हॉस्पिटल में गया, सो हमारे जो रेगुलर डॉक्टर थे उन्होंने मुझे चेक किया, बोला कि तुझे ना मलेरिया हुआ है। तो फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि तुझे वोमिटिंग होता है? बोले वोमिटिंग नहीं तो नहीं होता है। नहीं, फिर तुझे टाइफाइड हुआ है। तो मैं कंफ्यूज कि अरे एग्जैक्टली हुआ क्या है, मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करता है, ब्लड टेस्ट करता है। हाँ, ये सही है। तो ब्लड टेस्ट करने के बाद फाइनल हो गया कि मुझे डेंगू हो गया। अब डेंगू हो गया तो फिर उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल मुझे एडमिट होने के लिए बोला। तो वहां पर एडमिट होने के बाद इतना कुछ पता ही नहीं था कि डेंगू हुआ है तो कितना सीरियस रहता है, क्या रहता है। बस थोड़ा वीकनेस वगैरह चालू था, वो प्लेटलेट वगैरह कम हो रहे थे। और स्टार्टिंग के 3 4 दिन तो बहुत एंजॉय किया मैंने हॉस्पिटल में। लेकिन जब पता चला, जो टेस्ट रिपोर्ट आते थे, डेली ब्लड टेस्ट के लिए जाता था,
तो उसमें ब्लड जो प्लेटलेट काउंट था वो कम होते जा रहा था। फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर नर्स जो थी उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो प्लेटलेट का रेंज है वो इतना होना चाहिए, इससे कम हो गया तो आप डेंजर जोन में जाओगे। तो ऐसा 11,000 12,000 तक मैं आ गया था, और 9,000 के नीचे अगर गया तो डेथ होगा। तो घर तो वाले एकदम सब, क्लोज कॉल एकदम था। क्लोज कॉल था। और फिर उस टाइम डिसाइड हो गया कि इनको प्लेटलेट चढ़ाने का, और उसके लिए जो ब्लड है उसमें से प्लेटलेट सेपरेट करते वगैरह ऐसा कुछ तो प्रोसेस था। तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए था, बी पॉजिटिव। तो मुझे तो बाहर का कुछ पता ही नहीं, मैंने जब डिस्चार्ज लिया तब मुझे ये सब पता चला कि क्या क्या हुआ। तो मेरे मेरे पापा उस टाइम दिवाली नवरात्रि ऐसा टाइम था, नवरात्रि के टाइम सब गरबा खेलने के लिए आते हैं। तो वहां पर एक बोर्ड लगाया गया था कि अजित मोरे को ऐसा ऐसा ब्लड चाहिए। तो सबको पता चल गया कि मुझे डेंगू हो गया। फिर वहां से भी नहीं आ गए तो थाने बेलापुर जो इंडस्ट्रियल जोन है, हाँ जो कंपनीज वहां पर है, तो किसी एक ने सजेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कंपनी में जाओ जहां पर एक साथ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बरोबर, बहुत सारे यहाँ लोग रहेंगे। एम्प्लॉयज वर्कर वगैरह रहेंगे। तो मेरे पापा फिर सभी कंपनीज में ऐसा घूमते थे और बोलते थे कि 10-15 लोगों का मुझे ब्लड चाहिए, ब्लड बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए। तो ऐसे करते करते फिर ब्लड इकट्ठा किया गया। मतलब कितना डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत मतलब बहुत आज डिफिकल्ट। भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार उस टाइप का उस टाइम पे यस ब्लड मिलना मुश्किल हो बहुत। जाता है। वैसा अवेयरनेस इस बार, मतलब अभी के सिनारियो में अवेयरनेस ज़्यादा है। जैसा हमें पता चलता है कि यहाँ पर ब्लड का रिक्वायरमेंट है तो लोग सोशल मीडिया पे मैसेजेस ये सब डालकर लोग इकट्ठा करते हैं और हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं है, नहीं कुछ नहीं। कहाँ किसको पूछना है वो भी फिक्स नहीं है। और सिचुएशन तो डे बाय डे डेंजर होते जा रहा है। मतलब 9 10 11 12 हज़ार प्लेटलेट काउंट पे अगर इंसान आया है तो कुछ टाइम बचा है। Yes. ऐसा सिचुएशन में ये लोगों ने मदद किया है, तो मुझे लगता है कि एक एक चांस मिला है यस। उस टाइम। हाँ और उसी टाइम मुझे याद है कल हो ना हो पिक्चर रिलीज हुआ था, उसका वो जो गाना है, हर घड़ी बदल हाँ। रही है तो वो गाना मेरे हमेशा रिलेट होता है, मीन्स वो टाइम भी रिलेट हो रहा था। और मैंने कम से कम वो गाना जो है वो 30-40 बार सुना रहेगा। जब भी टीवी पे आता था मुझे वो सब दिन याद आते थे, डेंगू में जो एडमिट हुआ था। तो एक सेकेंड चांस मिला मुझे उस टाइम। और जिन लोगों ने उस टाइम मदद किया है वो यस जिंदगी भर अपने लिए यस मददगार मतलब। रहेंगे। और जब डेंगू हुआ था, डेंगू की वजह से घर में थोड़ा सिंपैथी मिलने लगा, कभी मिलता नहीं था वो। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा मेरे पापा जो है, मैंने पापा को मैं इतना इमोशनल कभी नहीं देखा था। तो वो इंसिडेंट्स पर, वो दिन में मैंने मेरे पापा को बहुत इमोशनल देखा। और उसके बाद घर से मुझे थोड़ा सिंपैथी सिंपैथी मिलने लगा, प्यार मिलने लगा। और फिर उसके बाद घर वाले ने मुझे बोला कि अप्रेंटिसशिप और 11th-12th दोनों करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से किसी एक के ऊपर फोकस कर। तो मैं बोला कि चलेगा ठीक है। तो फिर मैंने 12th को आगे कंटिन्यू किया, क्योंकि अप्रेंटिसशिप वाला जो पार्ट था उससे तो 94 के बैच के भविष्य खतरे में था, खतरे कुछ में था, पता ही नहीं वो था कि कुछ होने वाला पता है ही कि नहीं नहीं था। होने वाला है। तो मैं बोला कि 11th-12th करते हैं कंप्लीट। तो फिर मैंने फिर एग्जाम जो 3-4 महीने में था उसका अच्छे से पढ़ाई किया, तैयारी किया मतलब और डेंगू की वजह से 12th के ऊपर एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस किया फोकस मैंने। हुआ। मतलब कुछ होता है वो जो अच्छे अच्छे के अच्छे लिए के लिए होता होता है, है, डेंगू लेकिन हुआ ये बच गए, और हाँ, साइंस वाला पार्ट। लेकिन जब हमारे साथ बहुत बुरा होता रहता है तो उस टाइम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि भगवान को हमेशा मैं ही मिलता हूँ क्या, मेरे साथ ही ऐसा बुरा नहीं, क्यों लेकिन होता है। इसके ऊपर मुझे ना ये बोलना है कि भगवान उन्हीं लोगों को ये देता है तकलीफ जिनका ये हैंडल करने का कैपेसिटी है। तो मैं ही क्यों, तो हाँ। शायद उनको लगता है कि बाकी लोगों से ये नहीं झेल पाएगा, हम्म, ये प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं होगा, मैं ही हैंडल कर सकता हूँ। ये अप्रोच मुझे लगता है कि yes, ऐसे सिचुएशन में सोचना चाहिए। सो ये जो सरकार जो सेकंड चांस था जिंदा रहने के लिए या जीवन जीने के लिए, जो सेकंड चांस था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आगे हम क्या बोलने वाले हैं इसके लिए तुम लोगों को एक कुछ हिंट देना चाहता हूँ। देखिए सर, अभी फिलहाल मैकेनिक्स के किंग है, किंग ऑफ मैकेनिक्स करके लोगों ने उनका इतना बड़ा नाम मार्केट में फैला है। तो आगे का क्वेश्चन क्या होगा जरा सोचिए। तो 12 साइंस हो गया, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का लगभग फिक्स हो गया।
देखिए ना कि कौन कहाँ कैसा मिलेगा वो पता नहीं है। सर और मेरा मुलाकात हिरोली में नहीं हुआ, बस स्टॉप पे नहीं हुआ, हमारा मुलाकात कॉलेज के गेट पे हुआ। और वो जो जिस कॉलेज में सर सोच रहे थे वहां पर मैंने सोचा नहीं था, मेरा अपने आप लग गया था। जो कैप राउंड फीलिंग था तो उसमें मैंने जो ऑप्शंस रैंडमली डाले थे, मैंने इलेक्ट्रिकल सोचा था, सर ने इलेक्ट्रिकल लिया था। मैंने इलेक्ट्रिकल लेने का रीज़न कुछ अलग था। मैंने इलेक्ट्रिकल इसके लिए लिया था क्योंकि मेरे अंकल है जो पढ़े हैं, पिताजी तो पढ़े नहीं है, वो फार्मिंग करते हैं। तो फिर अंकल को ये लगता था, जैसा अजीत सर के पिताजी को लगता था कि कुछ नहीं हुआ तो फिर दुकान तो चला लेगा, वैसे मेरे पिताजी को मेरे अंकल को ऐसा लगता था कि इसने कुछ नहीं किया तो भी ये इलेक्ट्रिक का दुकान डाल के दे देंगे, ये चला पाएगा। सो ऐसा उनको लगता था, इसके वजह से इलेक्ट्रिकल लिया। और मुद्दा ये है कि हम दोनों मिले कहाँ पर, तो हम मिले कॉलेज के गेट पे। बस बातचीत से पता चला कि यार ये सर भी अपने गांव के लग रहे हैं, हमारा टोन वैसा ही थोड़ा मैच हो रहा था। तो मैंने बोला कहाँ गांव कौन सा है, और जो सातारा सांगली उस साइड के जो लोग हैं वो पहला ना गांव पूछते फिर नाम पूछते कौन था गांव। तो मैंने पूछा गांव कौन था, तो सर ने बताया कि अरे इधर कराड़ के आसपास। कराड़ मतलब अपने से तो 15-20 किलोमीटर का ही है। तो ऐसा लगा यार अपना कोई पहचान वाला आ गया। सो मेरे साथ और एक दोस्त था जो मैं जिस एरिया में रहता था, जहाँ पर मैं पढ़ाई करता था, ट्यूशन्स था, वहाँ पर विट्ठल नाम का एक हमारा एक बचपन का दोस्त था। हम दोनों तो वहाँ पर गए थे, लेकिन तीसरा मेंबर जो हमारे टाइप का, हमारे लैंग्वेज में बात करने वाला, हमें कनेक्ट होने वाला एक इंसान हमें गेट पे मिला। सो वहाँ से हमारा इंजीनियरिंग वाला जर्नी स्टार्ट हुआ। और सेमेस्टर 1 जैसा सभी स्टूडेंट्स का जाता है वैसा एकदम हॉरिबल गया। और इसमें रिजल्ट आया, जबरदस्त रिजल्ट आया। रिजल्ट में 120 में से एक स्टूडेंट पास हुआ था, है ना सर? यस। वो स्टूडेंट का नाम शशांक शशांक। शशांक शशांक। करके एक स्टूडेंट था, वो एक स्टूडेंट पास हो गया, बाकी सब लोग 119 स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, उसमें से हम दोनों भी थे। और सर का एक केटी था, मेरा 2 केटी था। अभी सर को जो केटी था वो किस सब्जेक्ट में था ये तुम लोग जरा मैसेज बॉक्स में, मतलब ये अपना पढ़ाने का आदत है इसके लिए वो बोल रहा हूँ, गेस करिए कि कौन से सब्जेक्ट में केटी रहेगा। बीडब्ल्यू, मैथ्स, मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो आज चल रहा है उस टाइम भी वैसा ही था, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह पे अप्लाइड साइंस था, सी प्रोग्रामिंग था, ऐसा कुछ था, लेकिन मैथ्स मैकेनिक्स बीडब्ल्यू था ही। तो अगर तुम लोग गेस करोगे तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। सर का एक केटी था और वो था मैकेनिक्स में केटी, मतलब जिसके लिए आज पूरा दुनिया इनको पहचानता है, जिसमें ये आज राजा है, जिसमें मास्टरी किया है, उस सब्जेक्ट में सबसे पहला फेल्यूर सर ने देखा है। तो सर उसके बारे में आप क्या बोलोगे कि फेल से लेकर इस मकाम तक पहुंचना है कि किंग ऑफ मैकेनिक्स, तो ये जो आपका जो ट्रांजिशन है उस टाइम का क्या सिचुएशन था, आपको क्या लगता था मैकेनिक्स के बारे में, और आज आपको मैकेनिक्स सिखाते वक्त क्या लग रहा है, तो इसके बारे में सुनना है हमें। सेमेस्टर 1 में एक्चुअली अपना एडमिशन बहुत लेट हुआ था। लेट हुआ था। अपना अपना फर्स्ट बैच है जहाँ से सीईटी एग्जाम हाँ, स्टार्ट हुआ। एडमिशन लेट होने का रीजन ये था कि डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि पीसीएम पे एडमिशन लेना है या सीईटी पे एडमिशन लेना है। इसके पहले खाली पीसीएम पे एडमिशन होता था हमारे टाइम पे, फिर 50-50% हो Yes, गया, 50। 50% पीसीएम का, 50% सीईटी का। तो ये प्रोसेस में हमारा एडमिशन डिले हो गया और यस। बाकी का 28 अक्टूबर को अपना एडमिशन हुआ था। 28 अक्टूबर मतलब समझते हो क्या? 28 अक्टूबर मतलब आधा तो सेमेस्टर खत्म हो गया। यस, 28 अक्टूबर। और फिर जैसे एडमिशन लिया इमीडिएटली दिवाली था। दिवाली के लिए हम लोग अपना पहचान कितना 10-15 दिन का हो गया था। फिर इमीडिएटली हम लोग दिवाली के लिए घर पे गए। वापस आने के बाद 10 दिन के बाद अपना एग्जाम था। और एग्जाम के टाइम मुझे याद है कि हमें आदत थी कि ये अपना जो बुक है उसमें से आधा पोर्शन जो है वो ये सेमेस्टर में है और अगला आधा पोर्शन नेक्स्ट सेमेस्टर में है। तो हम लोग ऐसे ही एज्यूम करके चल रहे थे कि हाँ ये मैकेनिक्स का बुक है, इसका आधा नेक्स्ट सेमेस्टर, आधा ये सेमेस्टर। तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले सीनियर ने हमें बताया कि
ये पूरा ये सब्जेक्ट पूरा है, है ये पूरा है पूरा मतलब बुक है। स्टैटिक्स और डायनामिक्स, हाँ ऐसा स्टैटिक्स इस बार, डायनामिक्स अगले, नहीं हाँ, पुराने सिलेबस में ऐसा ही था। ऐसा ही था। हमारे पहले ऐसा ही था कि यस, स्टैटिक्स मैकेनिक्स अलग, 1 मैकेनिक्स 2 हाँ ऐसा ऐसा था, था। लेकिन हमारे टाइम या हमारे एक बैच पहले से ऐसा हुआ था कि दोनों एक ही साथ डाल दिया था। यस तो और अपने सीनियर्स भी ऐसा ही बोलते थे कि ये इस बार निकल, ये इस बार चांसेस कम है, आप अगली बार पढ़ाई करो। सो मैकेनिक्स, यस, तो तो तभी पता चला 3-4 दिन पहले पता चला कि दोनों भी इसी बार दोनों देना है। दोनों ही इसी बार देना है। तो अब उस टाइम हुआ था सिर्फ स्टैटिक्स से, क्योंकि सीनियर्स ने पहले ही हमें बताया था कि मैकेनिक्स में पास होना है तो सिर्फ स्टैटिक्स करके जा, डायनेमिक्स नहीं होता है, डायनेमिक्स बहुत डिफिकल्ट है। और डायनेमिक्स के लेक्चर्स भी हम लोग बैठे थे कॉलेज में, हमें अपने प्रिंसिपल सर ही आए थे पढ़ाने के लिए, एक वर्ड भी नहीं समझ में आया था, ये फुल इंग्लिश, फुल इंग्लिश। ये हमारा प्रॉब्लम था ना उस यस, टाइम, मतलब आज भी समझ सकते हो, लेकिन उस टाइम तो इतना बाउंसर ज्यादा था, इंग्लिश बोलने का मतलब ऐसा लगता था कि कहाँ हमें डाल दिया यार। तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैकेनिक्स को, और हम लोग गए एग्जाम को। मुझे अभी भी याद है मैकेनिक्स के एग्जाम में इक्विलिब्रियम का स्पीयर वाला एग्जाम्पल आया था। एक कंटेनर था जिसके अंदर 2 स्पीयर रखे थे, और हम लोग वही एग्जाम्पल करके गए थे। सॉल्व कर रहे, किसी को कुछ नहीं आ रहा है। 3 घंटे का पेपर, सब लोग 1 घंटे के बाद हाथ बांध के ऐसे ही बैठे। तो हमारे इधर ट्रेंड ही ऐसा था कि आधा घंटा हो गया, एक बेल बज गया, चलो लाइन हो गया, बाहर जाने का, बाहर जाने का। तो उसमें जैसे हम लोग और अपना फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट, मैथ्स पेपर ठीक ठाक गया था, मैथ्स के बाद मैकेनिक्स था, और मैकेनिक्स का पेपर खत्म होने के बाद सब एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा था, मुझे अभी भी याद है वो। क्योंकि सबका पेपर बहुत खराब गया था। और अपना जो थर्ड पार्टनर है विट्ठल, उसका स्टेटमेंट था कि बस मुझे 10 मार्क कम पड़ रहा ये स्टेटमेंट उसका, ये स्टेटमेंट उसका पहले पेपर से लेकर एंड तक है। ऐसा ही एंड था, तक, इंजीनियरिंग खत्म होने तक। वो हमारा रूम पार्टनर था, वो हमेशा ही बस 4 मार्क्स कम था, यस, 4 मार्क, एक क्वेश्चन पाहिजे होता रे, बस एक पास झालो असतो. पास झालो असतो, मीन्स पेपर कितना भी इजी आने दो, कितना भी इजी और कितना भी डिफिकल्ट रहने दो, उसका सेम स्टेटमेंट, बस 5 मार्क का कमी पड़ता है, एक क्वेश्चन अगर और अटेम्प्ट करता तो मैं 100% पास था। तो उसने जब ये बोला कि बस एक क्वेश्चन कम पड़ रहा है, 10 मार्क कम पड़ रहा है, नहीं तो मैं पास था, हम लोग बोले अरे तुझे 30 मार्क्स मिल रहे हैं, 40 को पासिंग था हमारे ना, टाइम पे 40 का पासिंग था. तुझे 30 मार्क्स मिल रहा है, हम लोग यहाँ पर 10 भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं और तुझे 30 मार्क्स कैसे मिल रहा है। तो वो हम लोग ने उस दिन कुछ पढ़ाई नहीं किया, दूसरे दिन छुट्टी था, सुबह उठने के बाद हम सब बैठे थे, और वो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर लेके बैठा था, पेपर लेके बैठा, 11 बजे वो एकदम जोर से चिल्ला, बोले कि अरे एक क्वेश्चन तो इसमें गलत है, क्योंकि जो कंटेनर है जिसके अंदर स्पीयर रखा है उसका डायमीटर वो कंटेनर के डायमीटर से भी बड़ा है, तो वो स्पीयर उसके अंदर जा ही नहीं सकता। फिर हमने वो क्वेश्चन जब देखा तो फिर पता चला कि यार ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो तो वहां पर ऐसा हम ही खुश हो गए हम लोग. खुश कि 10 मार्क सबको फ्री में मिलने वाला है। तो उसके बाद के जो पेपर से वो बहुत अपने अच्छे गए थे, तो हम लोग सब खुश थे। मुंबई आने के बाद अपने जो मुंबई के फ्रेंड्स थे उनको पूछा कि वो लोग भी टेंशन में थे मैकेनिक्स को लेके, तो उनको बोला अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, 10 मार्क तो फ्री में मिल रहा है हमें। तो बोला नहीं हमारे कॉलेज में करेक्शन आया था, गया, गया। मैं बोला मतलब करेक्शन बताया है तो आपको मार्क्स कैसा मिलेगा, क्या मार्क्स लेकिन मिलेगा। हमें करेक्शन बताया नहीं था, और किसको मालूम है कि इसमें यस, करेक्शन है करके, किसका पढ़ाई हुआ है. तो हम लोग जब गए थे कॉलेज में तो हमने सब्जेक्ट टीचर को या फिर एग्जाम कंट्रोलर को मिले थे, तो एग्जाम कंट्रोलर बोला कि तुम लोग को डाउट ही नहीं आया, तुम लोग ने हमें कुछ पूछा ही नहीं, तो हम लोग किसको बताएंगे। सही है. तो मार्क्स तो मिले ही नहीं, और रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड था वही आ गया, रिजल्ट में केटी आ गया, लाइफ में फर्स्ट टाइम हम फेल हो गया था। नहीं और नहीं, मैं सेकंड टाइम, मैं तो थर्ड स्टैंडर्ड भी फेल ओके, सो जनरली बच्चे कभी फेल होते नहीं है। मतलब बचपन में कभी फेल नहीं होते हाँ, हैं, ये इंजीनियरिंग जूनियर में. केजी से लेके 11 जूनियर, मार्क्स कम मिलता है, हाँ, लेकिन फेल कभी नहीं होता है। फेल नहीं, उनका पहला दूसरा नंबर होता ही रहता है, हाँ, मतलब किसी को भी पूछा वो बोलता है कि बचपन में मेरा पहला नंबर आता था, अभी मैथ्स खराब है, अभी यस। मैकेनिक्स खराब है. तो सेमेस्टर 1 में मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट टाइम फेल होते हैं लाइफ में, तो और उसके साथ कैसे डील करने का कुछ पता नहीं रहता है। और लेकिन हमें आदर्श किसका मिला था, हमारे पहला जो बैच था उसमें 110 में से 100 लोग ड्रॉप में गए थे, यस, हमारे जो सीनियर्स थे इधर हॉस्टल में जितने लोग थे, तो उनका ये परिस्थिति था, तो हमें आदर्श वहां से मिला था कि कुछ नहीं, टेंशन नहीं, ये ऐसा ही होता रहता है, तो फिर बस हमें भी चिंता नहीं था,
हमारा तो एक ही पेपर खराब गया है, मतलब रिजल्ट पे सर को एक ही किटी लगा है, मुझे 2 ही लगा है, तो ठीक है यार, अपने से तो खराब और परिस्थिति था। Yes. लेकिन सर सवाल ये है कि चलो ये तो हो गया, लेकिन इतना गरीबी वाला परिस्थिति है, फेल भी हो गए, कुछ नहीं आता है, डायनामिक्स का कुछ आता पता नहीं, लेकिन आज जो पोजीशन है, आज जहाँ पर लोग एडमायर करते हैं कि यार मैकेनिक्स मतलब यही पढ़ना है, लोग कहाँ कहाँ से मैसेज डालते हैं, कहाँ कहाँ से वो लोग अप्रिशिएट करते रहते हैं। मुंबई है, पूना है, जहाँ पर मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, हर जगह से अप्रिसिएशन मिलता है। तो आज जो इतना पावरफुल मैकेनिक्स बना है, उसके पीछे क्या रीजन है? मतलब मुझे तो पता है क्या रीजन है, लेकिन इन लोगों को, जो लोग देख रहे हैं अपने पॉडकास्ट को, उन लोगों को पता रहना चाहिए कि यार फेल्यूर इज नॉट द एंड, ये Yes. एक पहला स्टेप है सक्सेस का। Yes. क्योंकि वहां पर डबल पढ़ने का मौका मिला Yeah. और फिर आगे यहाँ तक जो पहुंचे, वो इस लेवल का जो अचीवमेंट है वो कैसा है, ये जानना चाहते हैं। मैकेनिक्स का मेन पार्ट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैकेनिक्स 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है, एक प्रैक्टिस, एक कैलकुलेटर और एक प्रेजेंटेशन। ये तीनों चीजें मिसिंग है लोगों में, प्रैक्टिस नहीं है, कैलकुलेटर वापरने को नहीं आता है, और प्रेजेंटेशन के ऊपर काम ही प्रेजेंटेशन नहीं नहीं, किया। समझता ही नहीं क्या लिखा है। सही है तो सर, तो तुमने सुना रहेगा 3 चीजें हैं जिसके वजह से यहाँ पर किंग ऑफ मैकेनिक्स को इनवाइट किया गया है, और यही क्वालिटीज की वजह से इनका मैकेनिक्स जबरदस्त हुआ है। आगे तो हमें सुनना ही है। एक है तुम लोगों का कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, दूसरा है तुम लोगों का प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन, और तीसरा है प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस। 3 चीजें ध्यान में रखना यस। चाहिए, जो अभी मैकेनिक्स देने वाले हैं या फिर देकर टेंशन में बैठे हैं कि आगे क्या होगा, मैकेनिक्स कैसा होगा, रिजल्ट क्या आएगा। ध्यान में रखिए ये 3 चीजें। मैं जब मेरा स्कूल डेज में ड्राइंग अच्छा था, ड्राइंग अच्छा था। ड्राइंग और हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग अच्छा होने की वजह से स्कूल में जो बोर्ड पर सुविचार लिखते हैं सुविचार। या फिर बोर्ड पर जो दिनांक वगैरह लिखते हैं, मतलब अगर किसी का बर्थडे है तो उस दिन हम लोग उसका नाम लिखते हैं, तो वो सब जिम्मेदारी मेरा ही रहता था। और मुझे बहुत मजा आता था वो सब करने में, अलग अलग कलर के चॉक्स यूज करने का। तो उसकी वजह से मेरा ड्राइंग अच्छा हो गया, प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया। और एलिमेंट्री एग्जाम दिया था, इंटरमीडिएट एग्जाम दिया था। और उसकी वजह से हुआ क्या, सेमेस्टर 2 में जो ग्राफिक सब्जेक्ट है उसमें मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। और एक्चुअली सबको क्यूरियोसिटी रहता था कि कितने मार्क्स, अजित को कितना मार्क्स मिला है, कितना मार्क्स मिला है। सो ग्राफिक्स मेरा वही एक आ रहा था अच्छे से, बाकी सब्जेक्ट तो ऐसे ही रट्टा मार के या फिर एज्यूम करके हमने सॉल्व किया। लेकिन ग्राफिक्स एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। और जब सेकेंड ईयर में गया तो अपने जो जूनियर्स थे उनको पता चल गया कि अरे हाँ, ये ग्राफिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर उन ग्राफिक्स के टॉपर टॉपर थे, तो वो डाउट लेके आते थे। तो उसकी वजह से ग्राफिक्स थोड़ा और अच्छा हो गया। लेकिन ये मैकेनिक्स वाला जो जर्नी है, अभी इंजीनियरिंग अपना इलेक्ट्रिकल में हुआ, तो मेन सब्जेक्ट तो अपना बीडब्ल्यू है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो उसमें ही जैसे टीचिंग स्टार्ट हो गया तो बीडब्ल्यू में अपना करियर किया, टीचिंग वहीं से शुरू हो गया। लेकिन जब 2013, मतलब ये मैकेनिक्स स्टार्ट होने का मेन रीजन जो है वो आरके सर ही है। क्योंकि 2013 में अपने क्लास में मैकेनिक्स पढ़ाने के लिए कोई नहीं था। ग्राफिक्स पढ़ाने के लिए हूँ मैं, मैथ्स पढ़ाने के लिए सर है, लेकिन मैकेनिक्स के लिए कोई नहीं है। अब किसी बाहर के टीचर को लेके आना उतना वो एफोर्डेबल नहीं था अपने लिए, एफोर्डेबल नहीं था, या और फिर उनके बहुत सारे कंडीशंस वगैरह रहते। तो और आरके सर का डिमांड ये था कि अपने घर का ही कोई तो होना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर में से ही कोई एक ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो उस टाइम तो मैं बीडब्ल्यू ले रहा था, और मुझे बीडब्ल्यू बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे मैकेनिक्स, एक तो मैं फेल हुआ था मैकेनिक्स में, इसलिए मेरे दिमाग में वही टेंशन था कि मैं मैकेनिक्स में फेल हुआ हूँ, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकता हूँ क्या नहीं। तो आरके सर ने मुझे बहुत फोर्स किया। मैं स्टार्टिंग में बोला हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसा, उनको भी पता है कि मेरा अंदर से ऐसा दिल से नहीं आ रहा था कि करना है करके। तो एक दिन मुझे आरके सर ने बुला बिठाया, बोले कि तुझे ही करना है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं तुझे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैकेनिक्स तुझे लेना है। ये तो कॉमन डायलॉग है, हाँ, पूछ नहीं रहा हो, ये करना है, करना बता है, रहा हूँ। तो बता रहा हूँ तुझे करना है मैकेनिक्स। अब कैसे करेगा वो तू तू देख ले,
मुझे पता नहीं है, और उन्होंने मुझे बोला कि 15 दिन के बाद ऐसा ऐसा बैच शुरू हो रहा है और तुझे लेक्चर लेना है। तो बोला कि ठीक है, फिर अब क्या करेंगे। तो 15 दिन मैंने ठीक ठाक पढ़ाई शुरू किया, और वो जो बैच था 2014 के जो बैच था, बहुत सपोर्टिव था। बहुत अच्छे लोग थे। जो बच्चे थे वहां पर, मैं आधा मैकेनिक्स है ना लेक्चर के टाइम में सीखा हूँ। मतलब लेक्चर चालू है, डाउट पूछ रहे। डाउट पूछ रहे हैं, डाउट नहीं, वो डाउट पूछने के बाद तो वो अलग ही है, लेकिन मैं जो क्वेश्चंस डिसाइड करके आया हूँ, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आता था। लेकिन होता है ना, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वो वो बस हम लोग टेंशन है। नहीं, हम लोग बोलते कह रहे हैं हाँ ये सही है, सेम ही है, तो इसका क्या प्रैक्टिस करने का। तो एक दिन हुआ कि हमें 5 क्वेश्चंस लेके गया था, और 3 घंटे का लेक्चर था। 2 घंटे में वो 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब 1 घंटा करने का क्या। तो 1 घंटा करने का क्या, तो मैंने एक नया क्वेश्चन लिया, जिसका प्रैक्टिस नहीं हुआ प्रैक्टिस था। नहीं किया था। तो मैंने वो क्वेश्चन लिया, ड्रॉ किया। मन में थोड़ा डाउट था कि अरे प्रैक्टिस नहीं हुआ है। बोले नहीं, ये 5 क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ये भी कर लेंगे। जैसे ही स्टार्ट किया, अटक गया, समझ में नहीं आ रहा था करने का क्या। बच्चे भी देख रहे मुझे, तो अब उनको तो पता था कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ मैकेनिक्स, तो थोड़ा पर कोऑपरेट करो। उस टाइम मतलब आज भी अपने हमें बच्चे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यस, जेन्युइननेस हमेशा यस। लोगों को दिखता है कि चलो ठीक है 19-20 हुआ, लेकिन आदमी तो अच्छा है, कर लेगा। तो उस टाइम तो बच्चे लोग और कोऑपरेट कर रहे थे। तो उसमें फिर एक लड़का था जो बहुत टैलेंटेड था, वो हमेशा फर्स्ट बेंच पे ही बैठता था। तो उसने मुझे बताया कि सर, हम अगर ऐसा करते हैं तो चलेगा क्या। बोला चलेगा ना, तो करते हैं ट्राई। तो ट्राई किया, और देखते देखते वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। मतलब वो जो बच्चा था, वो जो लड़का उसने सिखाया। उसने, उसका बोलने का तरीका कैसा था, अगर उसके जगह कोई और होता तो बोलता कि अरे इतना करो ना सर, इतना भी नहीं आ रहा है क्या आपको। उसका बोलने का तरीका कैसा था, सर हम लोग ऐसे करके देखते हैं क्या। सही है। मतलब वही चीज उसने एक डिसेंट लैंग्वेज में, अच्छे टोन में मुझे बोला, और मैंने भी वो, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली वो कैसे भी बोलता तो मुझे सुनना ही था। सुनना ही था। लेकिन उसने फिर बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, और जब भी उसके बाद मुझे हर लेक्चर में कॉन्फिडेंस आ गया। जब भी जाता था, वो अगर बैठा है सामने, चलो। तो थोड़ा रिलैक्स फील करता था, चलो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एटलीस्ट ये है। हमें कैसा मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बस एक हिंट की जरूरत है, वो हिंट मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो तो 2013 13 में ये सब ये सब एक्सपेरिमेंट चालू चालू हो था। गया। तो 13 में वो, और उस बैच के सभी बच्चे पास भी हो गए। सही है। सभी बच्चे पास हो गए। मैं बोला कि अरे, जो चमत्कार हो मैकेनिक्स गया। में फेल हो गया था और उसने सब्जेक्ट पढ़ाया जो भी ऐसे ही राम भरोसे, और बच्चे पास भी हो गए, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर 2014 में, 15 में, फिर एक बात ये भी है कि जब भी यहाँ पर अकेडमी में बैचेस चलता है तो एक बैच नहीं चलता है, एट ए टाइम हम्म, 10-12 बैचेस चलते हैं। मतलब एक ही सीजन में 10-12 बार सिखाना पड़ता है। हम्म, सो इतनी बार सिखाने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाता है। यस, दूसरा एक बात यहाँ पर सबके लिए एक समझने वाला है कि देखिए स्टूडेंट है और टीचर है। स्टूडेंट का जो टोन था, वो सर ने जैसा बोला कि वो हेल्पफुल वाला टोन था, तो उसके अगेन जो टीचर है ना वो भी मैटर करता है। ऐसे बहुत बार होता है, हम्म, स्टूडेंट्स बहुत बार सर को बताते चलो, सर ने जैसा बोला कि दो दो टाइप का बोलने का तरीका होता है, एक एरोगेंट होता हम्म, है और एक सॉफ्टली बोलते हैं। बच्चे ने सॉफ्टली बोला, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले टीचर है ना वो बोलते हैं कि अभी तू मुझे सिखाएगा, हाँ, ये तुझे क्या मालूम है, इतने हम्म, साल से सिखाया है ये सब। तो वो जो बच्चा है जो कुछ सोचना चाहता है अलग, हम्म, या अच्छा सोचना चाहता है, कुछ नया सोचना चाहता है, वो भी सोचने का मन कर देता है और फिर यार जो चल रहा है उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर का भी उतना ही रोल इंपॉर्टेंट है यार। एवरीबडी इज अ लर्नर यस, टिल डेथ। यस, मरने तक हर एक इंसान सीखते रहता है। और यही नहीं है, हर चीज किससे भी सीख सकते हैं हम। रास्ते से जाने वाले एक साधारण व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, कोई एक फार्मर है उससे सीख सकते हैं, स्टूडेंट से सीख सकते हैं, किसी से भी, बर्ड से सीख सकते हैं, सब हर एक से सीख सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जब भी मैच होगा फ्रीक्वेंसी, यस, स्टूडेंट को क्या चाहिए और टीचर को क्या चाहिए, ये जब भी मैच होगा तो वो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो जर्नी है, दोनों के लिए विन विन यस, सिचुएशन यस। रहेगा। तो इसकी वजह से कैसा है, आज भी जब लेक्चर्स होते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट्स मुझे कुछ नया ट्रिक वगैरह बताता है, तो मैं उस
मैं भी बहुत उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि अरे अच्छा हुआ तूने ये बता दिया, यस यस क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं मैकेनिक्स का स्टूडेंट ही हूँ आज भी, क्योंकि हर लेक्चर एवरीबॉडी में, इज लर्नर टिल यस इज डेथ। यस, तो आज भी मैं कुछ ना कुछ तो हर लेक्चर में सीखते रहता हूँ। तो और मैकेनिक्स सीखने का और एक रीजन ये भी था कि सेमिस्टर 1 में बीडब्ल्यू था, फिर सेमिस्टर 2 में ग्राफिक्स था। अब बच्चों का माइंडसेट कैसा है, जो मैकेनिक्स सिखाएगा वही ग्राफिक्स ग्राफिक्स सिखाएगा, सीखा है। इसे बच्चों के दिमाग में था। तो बीडब्ल्यू वाला अभी ग्राफिक्स सिखा रहा है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। हाँ, सो दिस इज वन मोर रीजन यस, व्हाई अजीत सर स्टार्टेड टीचिंग मैकेनिक्स कि यार मैकेनिक्स सिखाएंगे तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा, वही इमेजेस बनाना है थोड़ा, वही ग्राफिक्स में जाना है, तो वो जर्नी, वो ट्रांजिशन वो बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, एक्सेप्टेंस अच्छा अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द यस। रीजन, वन मोर रीजन फॉर और स्टार्टिंग मैकेनिक्स। ग्राफिक्स में कैसा है, 3-4 लेक्चर्स मुझे उनको प्रूव करना पड़ता था अरे कि मैं मुझे, बीडब्ल्यू पढ़ाता था, वो भी अच्छा पढ़ाता, ये भी अच्छा हाँ, पढ़ाता। एक्चुअली बीडब्ल्यू से अच्छा ये मैं पढ़ा सकता हूँ ग्राफिक्स, लेकिन उनका नहीं, मीन्स भरोसा ही नहीं। ये बैट्समैन है, बैट्समैन ही बैटिंग ही करेगा, बॉलिंग कैसा डाल सकता है, ये अप्रोच दिमाग में रहता यस है स्टार्टिंग वाले टाइम पे। यस। तो और उसमें एक इंसिडेंस भी हुआ था 2012 में। मैं एक क्लास में मुझे बुलाया गया था ग्राफिक्स का लेक्चर लेने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। वहाँ के जो टीचर थे वो बीमार हो गए, उन्होंने 3-4 लेक्चर्स लिए थे। और मैं जब वहां पर गया, सुबह 7 बजे का लेक्चर था, 120-130 स्टूडेंट्स वहां पर बैठे बैठे थे। मैं जैसे ही अंदर गया, एक एक स्टूडेंट उठ के बाहर जाने बाहर गए। लगा कि नहीं अरे ये सर कैसे पढ़ा सकता है, ये तो बीडब्ल्यू पढ़ाते हैं, ग्राफिक्स कैसे पढ़ा सकते हैं। तो लास्ट में कितना 4-5 बच्चे वहां पर रुके, 120-130 में से। और वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पहले वाले टीचर को देखा ही नहीं था, वो फर्स्ट टाइम आए थे। अब उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि सामने वाला कौन पढ़ा रहा है। तो मैं उनको बोला कि एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा, वो अगर नहीं समझा तो तुम लोग भी घर पे जाओ। तो एक एग्जाम्पल हुआ, उनको समझ में आ गया, और एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल। फिर 10 बजे तक लेक्चर चालू था, 10 बजे ब्रेक था, ब्रेक के बाद 10:30 बजे वो लोग अपने और 4-5 फ्रेंड को फोन करके बुलाए, बोले सही कि है, अरे आ जाओ, सब समझ में आ रहा मजा है आ रहा यहाँ है। पर। तो वो एक दिन कभी नहीं भूलूंगा कि अपने सामने बच्चे उठ के बाहर जा रहे हैं। यस। सो ये जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हम यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं कि मैकेनिक्स में कभी कभार फेल हो गए थे, ठीक है, यस। लेकिन उसके बाद जिस वजह से स्टार्ट किया वो एक ऑप्शनल था कि यार हम्म। चलो, हम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अकेडमी में, मैं मैथ्स में सिखा रहा हूँ, बीडब्ल्यू सिखाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन था, हमारे मेन सर मडवी सर थे। हम्म। अजीत सर बीडब्ल्यू सिखाते हैं, ठीक है, लेकिन मैकेनिक्स सर इन हाउस फैकल्टी रहेगा तो हम अपना कभी भी बैच रख सकते हैं, कितना भी भाग सकते हैं। सो वो फोर्सफुली दिया हुआ काम था, लेकिन सर ने वो मल्टीपल 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 बैचेस लेने के बाद उनका परफेक्शन। और सर का एक बात और एक मैं बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि जो पढ़ना है ना, जो पढ़ाना है ना, उसको इतना डिटेल में जाएंगे, इतना डिटेल में जाएंगे कि बस उसका एंड पता रहना चाहिए। सो ये उनका जो नेचर है, इसके वजह से उनका हर एक सब्जेक्ट इतना डीप और क्लियर है कि बच्चों को सिखाना आसान है। सो ये ज़बरदस्त सिनारियो था मैकेनिक्स का किंग। यहाँ तक ऐसा ही नहीं बने, कुछ फेल्यूर, कुछ चैलेंजेस, एंड नाउ द सक्सेस इज इन फ्रंट ऑफ ऑल। सर मेरा ना इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, इतना ज़बरदस्त सिखाया जाता है, पूरे दुनिया को पता है कि यार मैकेनिक्स इससे सीखा मतलब निकलना ही है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैकेनिक्स नहीं निकलता है। तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि यार क्या करना चाहिए कि मैकेनिक्स मतलब पहले अटेम्प्ट में ही निकल सकता है, और ये भी हमारा कंटेंट आपसे सीखा हुआ अगर कोई बच्चा है और उसने अगर यही फॉलो किया तो वही अटेम्प्ट में निकलना चाहिए, लेकिन ये 100 में से कुछ लिमिटेड लोग फेल हो जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं उनको कि कैसा पढ़ना चाहिए? यस। तो सबसे पहले तो मैंने वो जो 3 चीजें बोला, प्रैक्टिस, कैलकुलेटर एंड प्रेजेंटेशन, ये 3 में से एक भी चीज अगर आपका वीक है तो मैकेनिक्स तो कभी नहीं टफ निकलने है। वाला है, बहुत टफ है। अब कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, बोलते कि सर हम लोग ने इतने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी फेल हो गए। वो लोग एग्जाम्पल रट्टा मारते हैं, अच्छा, मतलब कंसेप्ट नहीं समझते। कंसेप्ट समझ में, मतलब एक ही अगर उन्होंने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है, वही एग्जाम्पल अगर मैं वैल्यूज चेंज करके उनको दूंगा, नहीं, मतलब उन्होंने पूरा बायट कर लिया। पूरा मतलब रट्टा मारा है।
एक बार मैंने क्या किया, जो लेक्चर के टाइम एग्जांपल लिया था उसमें 10 mm ऐसा डायमेंशन था, वही एग्जांपल मैंने टेस्ट में डाला और उसमें 20 mm लिया। तो बच्चे वहां पर बैठे थे एग्जाम टेस्ट के लिए, क्वेश्चन गलत आ गया। क्वेश्चन गलत। बोले क्वेश्चन कैसे गलत है? फिर मुझे कॉल आया, बोले कि सर क्वेश्चन गलत दिया आपने। बोलो क्या गलत दिया? बोलो सर वो 20 दिया आपने, वहां पर तो 10 है। बोलो अरे वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा 10 ही होना चाहिए। तो मतलब उनके दिमाग में क्या है, ये एग्जाम्पल ये वैल्यूज बस यही आंसर है, थोड़ा भी चेंज किया तो उसके लिए आपको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करना है। हाँ, मतलब एक तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और अलग अलग वैरायटी यस ये हमें देखना चाहिए। यस। तो इजी से स्टार्ट करो, अगर डायरेक्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल लोगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। करेक्ट। फिर हम लोग ऑप्शंस ढूंढते हैं, इसको ऑप्शन में रखते हैं, इसके जगह दूसरा कोई तो टॉपिक करते हैं। वैसा करेंगे तो कोई टॉपिक होगा ही नहीं परफेक्ट। तो हमेशा इजी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करने का, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेना है। तो ये एक रीजन है बच्चे रट्टा मारते हैं, फिर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एंड क्वेश्चन बैंक, मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ कि सर क्वेश्चन बैंक दो, क्वेश्चन बैंक दो। क्वेश्चन बैंक तो इसका मतलब उनको बाहर ही करना है और क्या करना हाँ, एक दिन मैंने क्या किया, एक लड़का मेरे बहुत पीछे पड़ा था, सर क्वेश्चन बैंक दो, क्वेश्चन बैंक दो। एक बार मैंने इधर उधर से 30-40 क्वेश्चन कलेक्ट किए और उसको दे दिया। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो करना चाहिए, मतलब वैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो मैंने वो 30 में से 15 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए, हाँ ये कर ये कर ये कर, बस इतने क्वेश्चन। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर ऐसे कौन से क्वेश्चंस करूंगा तो मुझे ये टॉपिक परफेक्ट आ जाएगा कंफर्म। फिर मैंने उसमें से और शॉर्टलिस्ट किया। फिर उसका क्वेश्चन था कि सर इसमें से एग्जाम को कौन सा क्वेश्चन आए। मैं उसको बोला कि तुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए ये बोलना है। मतलब इतना फिल्टर्स लगाने के बाद यस, वो अपेक्षा ही कर रहा है कि पेपर दे दो करके। मतलब बच्चों को हार्ड वर्क नहीं करना है, उनको ऐसा लगता है कि मैं ये जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ ये एग्जाम में आना चाहिए और फिर मैं पास होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 100 एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, उसका कोई गारंटी नहीं कि इसमें से ही करेक्ट 100 में से बाहर का भी आ सकता है। करेक्ट। तो जो क्वेश्चन बैंक वाला जो पार्ट है इनका, तो वो एक ये बहुत शॉर्टकट में पास होना चाहते हैं बिना कंसेप्ट समझे, तो यस ये बाहर करके पास नहीं होता है। स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट बाहर करके थ्योरी वाले सब्जेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन यस यहाँ पर तुम लोगों को कौन सा वैल्यू कहाँ लेना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और एक प्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट मैंने बोला कि मैं जब भी डायग्राम्स ड्रॉ करता हूँ सब इंस्ट्रूमेंट लेके ड्रॉ करता हूँ, बड़ा स्केल है, हाँ प्रोटेक्टर है हाँ सब। वो क्यों ड्रॉ करता वैसा, ताकि बच्चों को पता चले कि मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं। क्योंकि जब सर्कल ड्रॉ करना रहता है ना, वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसा 5 सेकंड के लिए देखते रहते हैं। मैं जब उनको बोलता हूँ कि प्रोटेक्टर यूज करो, तो कंफ्यूज रहती है कि प्रोटेक्टर किसको कहता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के ऊपर उन्होंने काम ही नहीं किया। और कुछ बच्चे रहते हैं वो सोचते हैं कि नहीं मैं सर के जैसा ही डायग्राम बनाऊंगा, सर के जैसा ही प्रेजेंटेशन, लेकिन वो सिर्फ सोचते हैं। करेक्ट। वो सोचते हैं कि मैं एग्जाम में बनाऊंगा, चलो अभी के लिए मैं फ्री हैंड बना लेता हूँ, एग्जाम में मैं प्रॉपर बनाऊंगा। तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। ते बचपन में हमने सुना था ना मराठीमध्ये हाँ एक म्हण आहे, मुलाचे पाय पाळण्यात हाँ दिसतात। हाँ तो आज इधर अपने सामने ये कर रहा है, हाँ, पेपर में जाके इससे भी और खराब करने वाला है, खराब क्योंकि करना अभी है। प्रेशर में नहीं है तो पेपर हाँ, में जाके प्रेशर में आने वाला है। एक तो टाइम भी नहीं रहता टाइम है। भी नहीं है, तो जो वहां पर एक्चुअल इंटरनेशनल गेम खेलने वाला है उसका शुरुआत यहाँ से होना चाहिए। यस तो मैंने भी बहुत बार देखा है कि वो लोग ऐसा सर्कल अपने हाथ से हाँ बनाएंगे, लाइन ऐसा बनाएंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम जो आपका जो मेन पार्ट है, यस जिसमें वो एंगल ये सब सही से आना चाहिए, इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन ये यस। होना और चाहिए। प्रेजेंटेशन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि प्रेजेंटेशन ऐसा रखो कि एग्जामिनर आपको ढूंढते हुए आपके घर पे आना चाहिए कि अरे कौन इंसान है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था, मैं जब 2010 में यूनिवर्सिटी में गया था पेपर चेक करने के लिए, पहला ही पेपर जो मैंने चेक किया, 100 मार्क्स का एग्जाम था उस टाइम, 100 में से उसको 98 मार्क्स मिला। 90 मार्क्स के तो न्यूमेरिकल्स से 10 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन था। 90 में न्यूमेरिकल्स में तो हम लोग मार्क कट ही नहीं कर नहीं सकते, नहीं। क्योंकि उसका हैंडराइटिंग इतना एक्सेलेंट था, प्रेजेंटेशन एक्सेलेंट, फाइनल आंसर करेक्ट, तो 90 तो मिलना ही था। 5-5 मार्क के जो थ्योरी क्वेश्चन थे, मैंने डर के मारे उसमें भी एक एक मार्क कट कर दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा। और मुझे याद है वो क्वेश्चन पेपर जो है मैंने सुबह 10 बजे लिया था चेक करने के लिए,
शाम के 5-6 बजे तक मैं एक ही पेपर चेक कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं गया था पेपर चेकिंग के लिए और मैं बहुत टेंशन में आ गया था, क्योंकि मैंने सुना था कि एग्जामिनर के ऊपर और एक होता है मॉडरेटर, एग्जामिनर और मॉडरेटर के मार्क्स के बीच में 15 मार्क्स से ज्यादा का डिफरेंस आ गया तो एग्जामिनर के ऊपर इंक्वायरी बैठता है और उसमें अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसको सस्पेंड किया जाता है। तो मेरे दिमाग में यही था कि अरे इतने ज्यादा मार्क्स मिले हैं, इतना मार्क्स तो किसी को स्कूल में भी नहीं मिलता है, इंजीनियरिंग में इसको मार्क्स मिला। तो उस टाइम मुझे ऐसा बहुत लग रहा था कि ये कौन इंसान है, इसको लाइफ में एक बार तो मिलना है। जबरदस्त पेपर लिखे अभी ये एज यस, में। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि ऐसा प्रेजेंटेशन रखो। और वहां पर एग्जाम किसका हुआ? वो बच्चा 3 घंटा आके पेपर देके चला गया था और मैं उसका आंसर शीट 8 घंटा चेक कर रहा था, सुबह 10 से लेके शाम के 5-6 बजे तक। मतलब एग्जाम वहां पर मेरा हो गया। तो मैं उनको बोलता हूँ, बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ तुम लोग का कंपटीशन है। और एग्जामिनर कितना टाइम इन्वेस्ट करता है पेपर चेक करने में? हार्डली हार्डली 5 मिनट, 5 या फिर 8 मिनट। 8 मिनट में आपका पूरा पेपर चेक होके 6 महीने का मेहनत हाँ, 8 मिनट में खत्म हो जाता वो है। भी अगर पूरा लिखा है तो पूरा लिखे तो 1-2 मिनट में एंड है। हाँ, 1-2 मिनट में खत्म हो जाता है। मतलब क्या, आपके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए 5 मिनट है। 5 मिनट। 5 मिनट में उसने जो देखा उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ में आना चाहिए। उसको अगर आंसर ढूंढना पड़ा कि क्या लिखा है, किधर लिखा है, गया फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये इनसाइट सबके लिए काम में आएगा, नॉट जस्ट मैकेनिक्स, बाकी हम्म, सब्जेक्ट के लिए भी। तुम लोगों का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स होने चाहिए। एक क्वेश्चन है, अच्छा बस मेरा चैप्टर हो गया, ऐसा नहीं रहता है। सो एक क्वेश्चन किया और पूरा चैप्टर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सो किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो उसके पीछे यही 3 रीजन है, वो लोग नहीं करते हैं और इसके वजह से डिफिकल्ट होता है या फिर केटी लगता है। सो सर के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से यही 3 चीजें हैं जो एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर आसानी से सब्जेक्ट निकलता है, इनफैक्ट स्कोर होता है। yes। तो मुझे लगता है कि सबको ये इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट होगा। सर, अगला सवाल ये है कि अकेडमी में अभी वेकेशन बैच स्टार्ट है। अभी ये वेकेशन बैच में वो स्टूडेंट आते हैं जिनका अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ना कुछ प्लान किया है कि इंजीनियरिंग में जाना है और वो लोग ने स्टडी भी स्टार्ट किया है। तो इन लोगों को क्या बेनिफिट होता है? मतलब जो रिजल्ट आता है मुंबई यूनिवर्सिटी का या कोई भी यूनिवर्सिटी का, रिजल्ट 30% से ज्यादा नहीं है। मतलब 100 में से 30% लोग ऑल क्लियर हो जाते हैं, बाकी लोग 1-2 केटी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो ये जो वेकेशन वाले लोग हैं, स्पेशली हम अपने बारे में बात करेंगे, अकेडमी में वेकेशन वाला पार्ट बहुत जबरदस्त चालू है। थाना, नेरुल, कल्याण, दादर, बोरिवली, ये 5 सेंटर्स में जो वेकेशन बैच चालू है उसमें बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। इसमें जो वेकेशन में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको क्या बेनिफिट होता है फाइनल एग्जामिनेशन में अर्ली स्टार्ट करने का? अ, अभी जैसे ही सीईटी की एग्जाम खत्म हो गया, सब बच्चे के माइंडसेट में क्या माइंडसेट कैसा होता है कि बस अब मुझे रिलैक्स होना है, 2 साल मैंने बहुत पढ़ाई किया है, तो मुझे वेकेशन पे जाना है, गाँव जाना है, ये करना है, वो करना है। और फिर वो आते हैं डायरेक्ट एडमिशन। एडमिशन के मीन्स सीईटी का रिजल्ट लगने के बाद। फिर सीईटी का रिजल्ट लगने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, उसके पीछे सब उनका टाइम वेस्ट होता है। फिर कैपरॉन 1 2 3 4 ये सब में जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का 15 अगस्त पकड़ लो, इतना टाइम उनका एडमिशन में वेस्ट होता है। 3 महीना ऑलमोस्ट। यस। फिर जैसे ही कॉलेज में गया, अगस्त महीने में जब कॉलेज स्टार्ट होता है और उस टाइम फेस्टिवल वाला सीजन होता है, फ्रेशर्स पार्टी है, फ्रेशर्स पार्टी है, गणपति है, गणपति फेस्टिवल भी आ नवरात्रि रहा है, है, नवरात्रि भी, फिर दिवाली है। दिवाली आ रहा है। तो फेस्टिवल वाला सीजन होता है। मतलब सेमेस्टर 1 है ना, ये ऐसा चमत्कारिक रहता है कि जहाँ पर बच्चा कॉलेज का भी मजे लेने का चालू करता है, या चलो मस्त कॉलेज है, यहाँ पर दुनियादारी है, दोस्त लोग है, फ्रेंड सर्कल है, जिस लड़के ने किसी के साथ कभी बात नहीं किया है उसके साथ भी 3-4 और लोग जुड़ जाते हैं। तो ऐसे अपना एक माहौल बनते रहता है। घर के आसपास यस। 11-12 किया रहता है तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है, मतलब होता तो है लेकिन इतना इंजीनियरिंग के इतना नहीं मिलता है। यस। और कॉलेज में जाने के बाद वो आजाद पंछी के जैसा क्या करो और यस। क्या नहीं, ये यस। हिसाब से, और फिर वो माहौल एंजॉय करते यस। रहता है। और फिर जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हो गया, 15-20 दिन के बाद यूनिट टेस्ट 1 आता है, यूनिट टेस्ट 1। यूनिट टेस्ट 2 आता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल, ओरल, सबमिशन,
फिर राइटअप तो असाइनमेंट्स तो इतने रहते हैं, असाइनमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रहता है, और ये सब चक्कर में उसका पूरा टाइम वेस्ट होता है। मतलब वो जो आपने पिछले वाले कुछ क्वेश्चन में बताया था कि प्रैक्टिस, कंसेप्ट्स और वैरायटी, वो तो उसको वो नहीं, है ही नहीं है ही वो। नहीं, मतलब उनको ये पता ही नहीं कि ये क्या करना है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनको सब्जेक्ट्स के फुल फॉर्म भी नहीं पता है, लो, मतलब ये लेवल हो जाता है बच्चों का। और फिर कैसे कैसे तो वो एग्जाम देते हैं सेमेस्टर 1 का, फिर रिजल्ट भी वैसे ही आता है, फिर कर्मों रिजल्ट का फल अगर फास्ट चाहिए तो इंजीनियरिंग ले लो। सेमेस्टर का रिजल्ट तुम लोगों को जगह पे ही पता चलता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, यस पेपर हाथ में लिया पता चलता है कि अभी क्या चमत्कार होने वाला है, तो यस। ये इंजीनियरिंग है। और फिर जब सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आता है, 3 KT 4 KT, तो आगे का जो भी जर्नी है सेमेस्टर 2 से लेके 3 4 5 6 7 8, वो सब KT क्लियर करने में ही जाता है। मतलब सब, शुरुआत खराब हो गया, मतलब यस, आगे का प्रवास भी खराब हो मतलब गया। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 अगर आपने अच्छे से फोकस किया, पढ़ाई किया, सेमेस्टर 1 भले ही आपका परसेंटाइल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप ऑल क्लियर हो गए सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 100% ऑल क्लियर हो जाता है। सही है। और फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जाने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि और इंजीनियर, बाकी का कुछ पढ़ सकते हैं ना, बाकी यस कुछ स्किल डेवलप कर यस सकते हैं, अदरवाइज बच्चा वही साइकिल में यस। घूमते रहता है। मतलब जो लोग केटी लेके जाते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, जैसे कि मैकेनिक्स में अगर किसी को केटी है, फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर जाना है तो 4 5 KT अलाउड है। एज्यूम करो आपको 2 KT है या फिर एक ही KT है मैकेनिक्स में, तो जब वो बच्चा सेकेंड ईयर में जाता है, तब वो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस क्या करता है, बस में या फिर ट्रेन में, जहाँ जब ट्रैवल करता है या फिर कॉलेज में, अरे मुझे इक्विलिब्रियम बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, हाँ मुझे सेंट्रोइड बहुत इजी लगता है, मेरा फ्रिक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब वो फिजिकली गया है सेकेंड ईयर में, लेकिन वो मेंटली जो है वो फर्स्ट ईयर में ही मतलब है। जैसा मुझे जिम जाना है लेकिन पेट में दर्द है, हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा तो मैं जिम जाऊंगा। यस, तो ये एक केटी मतलब कुछ ना कुछ दर्द है ही बॉडी में। दर्द है ही। और डिस्कशन में हमेशा वो केटी वाला सब्जेक्ट ही रहता है, दिमाग में कुछ नहीं, मीन्स कुछ सोच ही नहीं सकते और बच्चे। वही जगह पे जो ऑल क्लियर हुआ है हाँ, वो भविष्य के बारे में भविष्य सोचता के रहता बारे है कि में, अभी मैं क्या करूं, ये यस, पिछला वाला दुख दर्द पीड़ा लेके जी रहा है, हाँ, और जो ऑल क्लियर है वो नया कुछ सीख रहा है। यस। तो मेरे हिसाब से सेमेस्टर 1 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और उसमें इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है वेकेशन। जो मई जून जुलाई, ये जो 3 महीने का टाइम है, ये 3 महीना अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज किया, तो आगे जो है वो सब स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली होते जाता है, ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। जैसे कि अगर आपने वेकेशन बैच में 100% सिलेबस कंप्लीट किया, जो आर्केडमी हर साल करता है, पिछले 17 साल से वैसे ही करते आ रहा है, सो वेकेशन में 100% सिलेबस कंप्लीट किया, उनके टेस्ट भी होते हैं वेकेशन में ही, फिर टेस्ट से उनको पता चलता है कि मेरा लेवल क्या है। मेरा 11 12 तो 90 95% था, लेकिन अभी इंजीनियरिंग में मेरा लेवल क्या है, वो टेस्ट देने के बाद उनको सब पता चलता है। फिर जैसे ही उनका वेकेशन बैच खत्म होता है, कॉलेज में जब वो लोग जाते हैं तो फुल लोड होके जाते हैं, मैकेनिक्स BW मैथ्स, कॉन्फिडेंस आ जाता फुल है। कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, और उनको लगता है कि मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ, फुल लोड होके आया। लेकिन जब वो क्लासरूम में एंट्री करते हैं ना, तब उनको धीरे धीरे पता चलता है कि अरे यहाँ पर तो सब लोग प्रिपेयर होके आए, मैं अकेला नहीं आया। अब ऐसे ऐसे सिचुएशन में मुझे बताओ, जैसे कि 60 स्टूडेंट्स है, 60 में से 50 स्टूडेंट्स फुल प्रिपेयर हो गया, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पता नहीं है कुछ। वो लोग जब इनको देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरा इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग लिया, गलती हो गया, गलती हो गया, बहुत टफ जा रहा है। होगा क्या नहीं होगा मेरे से, ये लोग कहाँ से पढ़ के आए, किधर से पढ़ के आए। तो फिर उनका गाड़ी छूट गया, छूट जाता है, मीन्स टाइम होता ही नहीं है उनके पास। तो वेकेशन वाला जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेन और एक फायदा क्या होता है उसमें, जो यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट में बस आपको रिवीजन करना है, पढ़ाई नहीं करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पढ़ाई तो आपने कब किया है, मई जून जुलाई। मतलब वेकेशन का इन्वेस्टमेंट आपको यूनिट टेस्ट में यूनिट बेनिफिट दे टेस्ट, रहा है, फाइनल पेपर में बेनिफिट दे रहा फाइनल तो है ही, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, प्रैक्टिकल एग्जाम, ओरल एग्जाम, ये सब में भी। है। सही है। और इवन जो बच्चे वेकेशन बैच ज्वाइन करते हैं, मैंने देखा है असाइनमेंट वो लोग खुद सॉल्व करते हैं, मतलब बाकी जो है वो सिर्फ छापने का काम करता है, लेकिन जो अपने बच्चे हैं वो खुद सॉल्व करता है। नहीं आया तो फिर मुझे भी पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने उनको पहले ही बताया रहता है कि असाइनमेंट अगर आप लोग किसी का देख के लिख रहे हो, मतलब वो डोंकी वर्क है। सो इसका मतलब ये है कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस भी यही बोल रहा है कि इफ यू स्टार्ट अर्ली, यस, तुम लोगों को
सक्सेस मिलने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता है हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सोचिए ना, वेकेशन में जो पढ़ा हुआ लड़का है उसको रेगुलर वाला टाइम रिवीजन है, एग्जामिनेशन के पहले और रिवीजन है। लेकिन जिसने स्टार्ट ही रेगुलर में किया है उसका कंप्लीट होने तक एग्जामिनेशन खत्म हुआ रहता है। लास्ट लास्ट में ऐसा होता है कि एक दो चैप्टर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कंसेप्ट या प्रैक्टिस ऐसा कुछ होता ही नहीं। सो वेकेशन ज्वाइन करने का ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसमें बच्चे लोग अपना कॉन्फिडेंस और कंसेप्ट क्लियर करके अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट दिखते हैं 30%, उसमें से मैक्सिमम लोगों का वेकेशन वाला वेकेशन से जर्नी स्टार्ट होता है। सो एक मस्त इवन जो सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छे मीन्स अपने बहुत सारे कॉलेजेस के 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर वाले जो बच्चे हैं वो अपने वेकेशन बैच वाली है। यस यस यस। तो ये सही सर ने बताया कि वेकेशन अर्ली स्टार्ट करने वाले लोगों को बहुत सारा बेनिफिट है, और यहाँ पर हम लोग डेडिकेटेडली वो करके ले रहे हैं। इसके वजह से मुझे लगता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं। सर अगला सवाल ये है कि इतना सारा एक्सपीरियंस, इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाने के बाद आपको क्या लगता है कि इन बच्चों को क्या करना चाहिए, इन बच्चों में कौन सा क्वालिटीज होना चाहिए? आप आपके हिसाब से इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा जैसे कि सक्सेसफुल अगर बनना है, क्योंकि ये 18 से लेके 24 तक का जो एज है ये डिसाइड करता है कि हम लोग आगे का जो 50-60 साल वाला जो लाइफ है वो कैसे जीने वाले हैं। ये 6 साल में हम लोग जो वैल्यूज ऐड करते हैं अपने अंदर, वैसा लाइफ हम लोग जीते हैं। अब वैल्यूज में बहुत सारे वैल्यूज है, जैसे कि हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, इमेजिनेशन है, परफेक्शन है, पेशेंस है। पेशेंस वाला क्वालिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जनरेशन में हुआ क्या, बटन प्रेस किया, यहाँ से आउटपुट आ गया, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी आप लोग रियल लाइफ में आया हो, 12th तक का जो लाइफ होता है वो ड्रीम लाइफ होता है। 12th के बाद इंजीनियरिंग में आने के बाद रियल लाइफ में आते हैं, और रियल लाइफ में 99.99% चीजें जो है वो अपने मन के हिसाब से नहीं होती नहीं होती है, जो होते हैं उसके लिए लक फैक्टर लगता है। लक फैक्टर। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने ट्राई किया, जरूरी नहीं कि उसमें सक्सेस मिलना ही चाहिए। आपने सब दिया है, 100% दिया, हार्ड वर्क किया है, सब किया है, लेकिन नहीं मिल रहा है सक्सेस, तो और एक बार ट्राई करने का। पेशेंस। पेशेंस, तो पेशेंस वाला है। फिर डिसिप्लिन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और मोटिवेशन भी है। लेकिन ये सब तो मेरे हिसाब से, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि मोटिवेशन जो है वो मोबाइल के चार्जिंग के जैसा होता है। सुबह 100% रहता है, धीरे धीरे दिन खत्म होने के बाद वो 0% हो जाता है। तो मोटिवेशन भी, जब हम लोग लेक्चर के टाइम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उस टाइम चार्ज हो जाते हैं। चार्ज एकदम ऐसा खून खोलने लगता है। मैंने खुद देखा है, बच्चे ऐसा ऐसा जोश में आते हैं, सर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपने बोला। फिर अगले लेक्चर उनको फिर याद दिलाना दिलाना पड़ता है कि लास्ट टाइम मैंने क्या क्या बोला था और क्या क्या करने के लिए बोला था। फिर वो रीजन देना शुरू करता है, नहीं सर मैं यहाँ पर गया था। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मोटिवेशन तो है ही ठीक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रीजन। हाँ, क्यों करना चाहिए? यस मैं ये सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ या मैंने इंजीनियरिंग लिया है, यस तो मैं क्यों ये जीतना चाहता हूँ, ये यस मेन रीजन होना चाहिए। यस, हर एक के पीछे पर्पज होना चाहिए। पर्पज रीजन होना चाहिए कि जो कुछ भी चल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको बहुत जल्दी ये रीजन पता चलता है कि मेरा जन्म किसके लिए हुआ है, क्या करने के लिए हुआ है। तो कुछ लोगों को बहुत जल्दी पता चलता है, कुछ लोगों को एट द एज ऑफ 50 पता चलता है, कुछ लोगों को एट द एज ऑफ 80, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं पता चलता। ही नहीं चलता, ऐसा ही आया और गया। हाँ, तो रीजन पता होना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से हर एक को वो रीजन पता चलता है। लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसको पता चलता है कि मेरा जन्म किसके लिए हुआ है, मुझे क्या करना है। तो सबके लाइफ में वो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसको पता चलता है कि क्या रीजन है, और मुझे जो कुछ भी करना है। मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, जो भी हमने गोल सेट किया है, तो सबके लाइफ में एक दिन वो ऐसा आता है जिस दिन उसको पता चलता है कि क्या रीजन है। Means, जो भी गोल हमने सेट किया है, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, बाकी जो भी है लाइफ में, जो भी आपको बनना है, जो भी अचीव करना है, तो वो अचीव करने के पीछे रीजन क्या है। बाकी सब चीजें तो है ही, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, लेकिन रीजन पता होना बहुत जरूरी है। एक बार रीजन पता चल गया तो हमें फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे पढ़ाई कर, सही सुबह है। जल्दी उठ, या फिर एक्सरसाइज कर। बस मुझे वो अचीव करना है। और मेरे हिसाब से वो जो रीजन वाला दिन है ना, हर एक के लाइफ में आता है,
और वो दिन उसके लाइफ का सबसे घटिया दिन होता है। बहुत सारे कहाँ प्रॉब्लम्स। से तो उसका इंसल्ट हुआ रहेगा, हाँ कहाँ पर तो फेल्यूर हुआ हाँ। रहेगा। तो ये जिस दिन उसको बहुत ज्यादा दुख होता है ना, उस उस दिन दिन रियलाइज उसको, होता है कि मैं कौन हूँ और हाँ, मुझे क्या करना क्या है। करना है, उस दिन उसको वो रीजन मिलता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके लाइफ में वो दिन जितना जल्दी आएगा उतना अच्छा रहेगा। तो बस रीजन है, और एक बार आपने जो डिसाइड कर लिया ये करना है, तो फिर उसके लिए जान लगा दो। सही है सर, सर ने जो बताया कि रीजन पता होना चाहिए कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। वंस वी अंडरस्टैंड द रीजन तो उसके पीछे हम पूरा ताकत लगा देते हैं वो अचीव करने के लिए। सो सर एक लास्ट सवाल है कि इतना सारा जर्नी हुआ है, कहाँ से अपने स्टार्ट किया था, अ, आज यहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये सब में बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। एक बीच में डेंगू वाला सिनारी हुआ था, एक सिनारी हुआ था आपका लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड हुआ था, और एकदम लास्ट स्टेज वेंटिलेटर वाला सिचुएशन था जिसमें क्या क्या परिस्थिति हुआ था ये सब कुछ हम जानते हैं। मतलब मैं बोलूँगा कि सर को थर्ड चांस मिला है कोविड में, जब भी वो टाइम पे जब भी कोविड हुआ था सर को, सो वेंटिलेटर वाले ऑप्शन पे थे, और सर ने सरेंडर कर दिया था, यस। और हम यहाँ पर खड़े थे। हम बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, तू तू है बस, तू मैं वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंटली। जी। मैं आपको बताता हूँ, उस दिन एक कितना 18 डेज में एडमिट था, 18-20 डेज एडमिट था। एक दिन ऐसा आया था कि उस दिन पता चल गया कि हो गया, अब इसके आगे और ऑप्शन है ही नहीं। तो उस टाइम फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। तो जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होता वो सब किया है, इन्वेस्टमेंट निकाल दिया था। सब निकाल दिया। क्योंकि फैमिली को पता तो होना चाहिए। होता क्या, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैमिली को पता ही नहीं रहता। तो मैंने सब एक पेज पर पासवर्ड, फिर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट डेटा था वो सब मैंने एक पेज पर लिख के निकाला। और फिर मैं रिलैक्स हो गया, अब जो कुछ भी होता है होने दो। सो ये एक विचित्र सिनारियो था, उसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट हो सकता है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है, मैं गया था मिलने के लिए, वो बहुत सारा सिनारियो है, लेकिन मैं एक बस इतना बोलना उसमें चाहता हूँ। उसमें मैंने एक दिन सुबह 9 बजे मैंने मैसेज डाला था सर को कि उस टाइम रेमडेसिविर इंजेक्शन इंजेक्शन की जरूरत थी, और मार्केट में ही नहीं था, ही नहीं था, लेकिन बहुत बड़े बड़े ब्लैक मार्केट में चालू था वो सब। तो मैंने एक दिन सुबह आरके सर को मैसेज डाला, राजा काय पण कर, पण रेमडेसिविर इंजेक्शन अरेंज कर, काही कर। तो फिर उन्होंने आगे जाके इंजेक्शन अरेंज किए। बहुत था वो उसमें। हो गया, हमें इसके ऊपर जाना नहीं, मैंने बोला कि एक सेपरेट पॉडकास्ट हो सकता है उसके यस। ऊपर। बस मुझे यही बोलना है कि इतने सारे जर्नी में सर को दो चांस मिले हैं और जीने के लिए, और सच में व्हाट ही डिड इज रिमार्केबल। बस लास्ट एक सवाल सर को पूछना है कि सर इतने सारे जर्नी में सब कुछ तो हो गया, अभी बच्चों के सामने आपका इतना सारा नाम है, इतना सारा नॉलेज है, एक बुक भी पब्लिश हुआ है आपके नाम से, आप मैं और एक अपने सर है मरवी मरवी सर, सर। इनके नाम से। लेकिन अभी आप बचे हुए टाइम में आपका क्या गोल है, आप क्या सोच रहे हो कि अभी ऑलमोस्ट 38 के आसपास है, बचा हुआ जो 20-22 साल का जो जर्नी है, मतलब वैसा तो हम 100 साल तक अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब बैटिंग खेलने का जो टाइम है जहाँ पर हम लोग और खेल सकते हैं, टीचर, डॉक्टर, वैसा तो हर इंसान मरने तक काम कर सकता है, लेकिन अपने पास ऑप्शन है, हम ऑनलाइन सिखा सकते हैं, ये सिखा सकते हैं। बचे हुए टाइम में, आने वाले टाइम में हम अब क्या अलग सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो कि ये इस दिशा में अपना करियर जाना चाहिए, इस दिशा में अपना फ्यूचर है। अ, जैसे कि अभी पिछले 17 ईयर से ऑफलाइन में ही हम लोग काम कर रहे थे। जब से कोविड आ गया, लॉकडाउन वाला टाइम चालू हो गया, तब से ये ऑनलाइन लर्निंग वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो करेक्ट, गया। करेक्ट। एक्चुअली आपने जो 2018 में सपना देखा हमने था, 2018 में इसका शुभारंभ किया था, इसके यस, लिए ऑनलाइन ये एप्लीकेशन। सब हमारे लिए न्यू नहीं था। वी हाँ स्टार्टेड अर्ली, वी डेवलप्ड आवर ऐप, उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है, ये हम अलग से एक बार हाँ बोलेंगे, जिसमें नितिन चाहिए और हाँ हाँ बहुत हाँ। सारे लोग चाहिए। तो कैसा कैसा चमत्कार हुआ है। तो मैं उसमें स्टार्टिंग में अपोज में था। अपोज में मतलब मुझे कंसेप्ट पता ही नहीं था। तो 2021 के बाद ऑनलाइन कंसेप्ट जो है वो
बहुत फ्लरिश हुआ। पॉपुलर हो गया। और उससे एक फायदा क्या हुआ, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हो। हम लोग सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बाहर की यूनिवर्सिटीज के बच्चों को मिलने लगे, बात करने लगे, तब हमें रियलाइज हुआ कि एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा बहुत प्रॉब्लम। बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स है बोल रहे कि सर हमें कुछ पता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, हम लोग को पता ही नहीं है सब क्या करना है। तो जब वो लोग लेक्चर अटेंड करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि सर हम लोग मैजिक शो देख रहे हैं, ये लेक्चर कि ऐसे भी लेक्चर्स होते हैं क्या। तो ये ऑनलाइन के वजह से रीच ज्यादा हो गया। यस। तो ये एक मेरा एम है कि इंजीनियरिंग में हर बाकी बच्चा, हर बच्चा, नॉट जस्ट मुंबई यूनिवर्सिटी, यस, नॉट एसपीपीयू, या पूरा पूरा इंडिया, इंडिया, पूरे इंडिया में अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी और बिहार के जो यूनिवर्सिटीज है, वेस्ट बंगाल के जो वहां यूनिवर्सिटीज से है, मैसेज वहां करते हैं, से मैसेजेस डालते हैं, लव फ्रॉम नेपाल, लव फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसे भी लव मैसेज, फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश, ऐसे भी मैसेजेस आते हैं वीडियोस में। तो एक क्वालिटी एजुकेशन, ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट का वो राइट है कि मिलना ही अच्छा चाहिए। एजुकेशन मिलना ही चाहिए, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है अपना ऑनलाइन। क्योंकि एक टीचर कहाँ कहाँ पर भाग सकता है। ऑफलाइन में कहाँ कहाँ आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाला रीच वर्ल्ड यस। वाइड है, दुनिया में कहाँ भी और पहुंच सकते हैं। 11th 12th में या फिर बाकी और एजुकेशन में ऑनलाइन के लिए है बहुत सारे प्लेटफॉर्म, लेकिन इंजीनियरिंग में मुझे आर्केडमी एक अलग लेवल पर लेके जाना है, जहां पर इंडिया का हर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आर्केडमी से कनेक्टेड रहेगा, आर्केडमी से एजुकेशन लेता रहेगा इंजीनियरिंग में। तो ये मेरा सपना है। और बाकी साइड बाय साइड ये ऑफलाइन वाला तो चालू ही रहेगा। और ये ये तो ये हो गया मेरा करियर पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी जो लाइफ जो है, अ, मुझे बस गाँव जाना गाँव जाना है। है। गाँव हमने एक डिस्कशन किया है बीच में, लास्ट वीक में। हम्म, गाँव में एक छोटा सा फार्म हाउस बांधेंगे, और उसमें मैं, हम्म, ये, और एक हमारा दोस्त है, हम्म, जितने हमारे एकदम नजदीक वाले हैं हाँ, जो हमारे एक साथ काम कर रहे हैं, वो लोग वहां पर रहेंगे। तो जब भी हम लोग एक साथ आते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अलग दुनिया में हैं। हाँ, हमें कुछ नहीं याद है कि अरे कल क्या काम था, कल क्या काम हुआ, नेक्स्ट डे क्या काम है, ये कुछ याद नहीं रहता है। हम बस अपने दुनिया में रहते हैं। तो ये हमारा एक यस। डिस्कशन हुआ था, गाँव जाना है, बस शांति से क्योंकि रहना है। गाँव जब हम लोग जाते हैं तो जितने भी दिन रहते हैं, 2 दिन 3 दिन, मुझे लगता है कि हम लोग वही वही जीते जी रहे हो। जीते हैं। वो 3 4 दिन ही जीते हैं। और जैसे अभी हम लोग दिसंबर में गए थे, हमारा एक कॉलेज के दोस्त कॉलेज लोगों के के दोस्त, वो जो 3 दिन हमने जो स्पेंड किए वहां पर, लास्ट 15 साल में सबसे ज्यादा। सबसे बेस्ट दिन थे वो। क्योंकि 3 दिन हमें कुछ टेंशन था ही नहीं, गाड़ी से जा रहे हैं, कहाँ पर जाना है, कब पहुंचना है, कुछ पता नहीं है, कुछ टेंशन था ही नहीं, बस गाड़ी में बैठे बात कर रहे हैं, किधर भी जोक मिल रहा है वो खा रहे हैं पी रहे हैं, ऐसा कुछ एम नहीं। तो बहुत अच्छा वक्त गुजारा था हमने। तो मैं कहता हूँ कि मेरे लाइफ का हर दिन वैसा ही रहे। जबरदस्त। तो ये तो करियर वाला जो है वो तो अचीव करना ही है, उसके लिए तो दिन रात मेहनत कर रहे गाँव वाला तो मैं ही हैं। आपके यस। साथ। तो तो मुझे लगता है कि सर का दो गोल्स तो पता चला है, कि एक अपना करियर का गोल, और हर इंसान का ऐसा ही होता है कि एक करियर गोल होता है और एक पर्सनल गोल होता है। पर्सनल गोल ये है कि मुझे गांव में जाके सेटल होना है, और करियर का गोल है कि हम इस मकाम तक पहुंचने वाले पर पहुंचना चाहते हैं। और अकेडमी अभी वही स्टेज पे। जब भी हमने स्टार्ट किया था तो हम खाली एक सब्जेक्ट सिखाते थे, फिर हमने एक सेमिस्टर, फिर हमने 1 साल, अभी हम 4 साल नहीं, 4 साल के आगे हम टेक्निकल स्किल, और टेक्निकल स्किल के आगे हम प्लेसमेंट भी करवा रहे हैं। सो ये जो हमारा जर्नी है, इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग ओनली। हम 11th 12th स्कूल सेक्शन, ये सब डिपार्टमेंट में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स अपने से गए हुए वो आज भी कनेक्टेड है, जो भी आने वाले हैं वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। और इतने ज़बरदस्त फैकल्टी, इतने ज़बरदस्त अपने टीम मेंबर्स होने के बाद मुझे लगता है कि सर का जो पहला करियर वाला गोल है वो 100% अचीव होने वाला है, और दूसरा तो होगा ही होगा, क्योंकि अ, हमने उसके लिए कुछ छोटे मोटे डिसीजंस ले लिए। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन, आज का एपिसोड, आज का पॉडकास्ट ज़बरदस्त हुआ है, और तुम लोग इस बारे में कुछ फीडबैक दे सकते हो तो अच्छा रहेगा। हर इंसान को कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना है, तो वी ट्राइड समथिंग कि सर के अंदर का जो खजाना है, और बहुत सारा है, हम
जैसा मैंने बोला कि खाली वो कोविड के सिनारियो पे हम एक पॉडकास्ट ले सकते हैं 2-3 घंटे का, इतना सारा हमारे पास सिनारियो है। फिर हॉस्टल वाला सिनारियो है। यस तो इतने सारे सिनारियो होते हुए भी हमने मिनिमम इसमें ट्राई किया कि सर को बाहर निकालने का, सर के अंदर जितना जो भी है सर का स्ट्रगल वो दिखाने का। सो अपेक्षा है तुम लोगों को ये अच्छा लगेगा और ये जो प्रोसेस है वो चलते रहेगा और तुम लोगों का हमें आशीर्वाद चाहिए, तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, आगे बढ़ना है और बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स वी आर हियर और हम हमेशा उनको अप्रिशिएट करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अजित सर। यस थैंक यू।